Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास के अंदर एक्सरसाइज नंबर 5.4 के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर हम मूव कर रहे हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 को इंशाल्लाह सिंपलीफाई कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। एक बात जो पहले भी बता चुका हूं दोबारा बता देता हूं कि भाई चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 डिटेल के लिए लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ना सिर्फ ये इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 2 3 4, बल्कि इस चैप्टर के और इस किताब के चंद इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हैं। हर साल डिटेल में एक क्वेश्चन इनमें से लाजमी आएगा, पहले बता रहा हूं, लिख लीजिए। अगर बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 10 दफा कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम से कम 100 दफा करनी है। ऑब्वियसली 100 दफा करने का मकसद क्या है कि 100 दफा रट्टे नहीं मारने, समझ के 4 दफा भी कर लो 10 दफा भी कर लो बहुत है, सही है ना भाई। तो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगेन मेन क्वेश्चन हमारा वही है, कॉन्सेप्ट हमारा इन क्वेश्चन में तकरीबन वही रहेगा। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अगर आपकी बारी में इंफिनिटी तक की टर्म्स गिवन है, आपकी बारी में खास बात क्या आ रही है कि इंफिनिटी तक की टर्म्स गिवन है और उसका हमें सीरीज निकालनी है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जब क्वेश्चन आपके पास आएगा सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट करने के लिए, सबसे पहले क्या काम करता है अच्छा बच्चा देखिएगा क्या ये सिंपल सीरीज आ रही है। अगर तो सिंपल सीरीज का कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन था, नहीं आ रही सिंपल सीरीज, मुझे साफ दिख रहा है डिफिकल्ट सीरीज है। 1 डिवाइडेड बाय 1.5.9 प्लस का 1 डिवाइड बाय 5.9.13 प्लस का 1 डिवाइड बाय 9.13 डिफिकल्ट सीरीज है, 5.1 कट गई। फिर 5.2 में क्या था, 5.2 के अंदर हमने देखा था एक ऐसी सीरीज का होना जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर, जिसमें एक स्पेसिफिक कॉमन रेशो तमाम सीरीज से मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहां पे देखो ऐसी कोई फनकारी नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक नंबर तमाम सीरीज से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका 5.2 का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। 5.3 का कॉन्सेप्ट क्या था, 5.3 का कॉन्सेप्ट भी बहुत सिंपल सा था कि आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लिया जाता था, उसके ऊपर एपी या जीपी की सीरीज फॉर्म होती थी। यहां पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप डिफरेंस भी नहीं ले सकते हैं, इसका मतलब 5.3 का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। अब फाइनली आपके पास क्या बचा 5.4, तो 5.4 के ऊपर मूव करेंगे। अब 5.4 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आपने एक दफा एज इट इज उतार देना है। तो सबसे पहला काम जो हर अच्छे बच्चे को करना चाहिए वो क्या करेगा, देखो तरीके से क्वेश्चन अगर 7 नंबर के लिए आ रहा है तो आपने उसको इज्जत देनी है। इज्जत दोगे क्वेश्चन को तो एग्जामिनर आपको इज्जत देगा, अच्छे नंबर देगा। एक दफा आपने तरीके से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया, तरीके से प्रॉपर पैटर्न के ऊपर आपने एक दफा अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को तरीके से नोट डाउन कर दिया भैया। तो ये आपके पास इन्फिनिटी तक का आ रहा है तो यहाँ पे आप इन्फिनिटी लिख दो डायरेक्टली, इस तरीके से इन्फिनिटी लिख दो अप टू इन्फिनिटी। इसको आपने अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इसको आपने क्या कर दिया, अपनी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, लेट्स सपोज, या ना भी नाम दो कोई मसले की बात नहीं है, ओके। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा, कि आपने देखना है कि आपके पास देखो यहाँ पे किस तरह की सीरीज आ रही है। आपके पास हर पर्टिकुलर टर्म के डिनोमिनेटर के अंदर 3 3 नंबर्स मौजूद हैं, तो हमने इन पर्टिकुलर सीरीज को इंडिविजुअली ब्रेक कर लेना है। तो भैया लेट सपोज मैं कहता हूं कि यार देखो मेरे पास यहाँ पे जो सीरीज आ रही है, सीरीज के अंदर जो पहली पहली तमाम तमाम टर्म्स का जो पहला पहला नंबर है, मैं उसके ऊपर अपनी एक सीरीज डिफाइन कर देता हूँ, यानी कि 1,5,9,डॉट। इसी तरीके से मेरे पास देखो यहाँ पे जो दूसरी सीरीज फॉर्म हो सकती है इंडिविजुअली नंबर्स को ब्रेक करने, वो कौन सी हो सकती है, 5,9,13 वाली। कौन सी हो सकती है, 5,9,13 डॉट। इसी तरीके जो तीसरी सीरीज यहां से फॉर्म हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, 9,13,17 वाली मेरा बेटा, डॉट। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो आपको कंबाइंड सीरीज गिवन है, जो कि मुश्किल सीरीज आपको गिवन है, आपने क्या करना है, उस मुश्किल सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ब्रेक कर लेना है। आपको जहां पे मुश्किल तरीन सीरीजेस गिवन है, आपने क्या किया, सबसे पहले नंबर के ऊपर
तमाम सीरीज को, जो मुश्किल सीरीज है, कॉम्प्लेक्स सीरीज गिवन है, उसको इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ब्रेक कर लिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये हुआ कि भैया देखो, आपको यहाँ पे पहली इंडिविजुअल सीरीज क्या मिल गई, 1,5,9। तो यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 के बराबर। कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 जाएगा तो जाहिर सी बात है 4 बचता है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर। 9 में से 5 निकालोगे तब भी 4 ही बचेगा आपके पास, है ना मेरा बच्चा। तो आपके पास सिंपल तरीके से आपको मालूम है जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से हर सीरीज का जनरल टर्म निकाल लेंगे, हर सीरीज का जनरल टर्म एनटीएच टर्म कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो एनटीएच टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म का एपी के अंदर ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू 1 प्लस का एन माइनस वन का एन माइनस वन एडिट, क्योंकि हमें नहीं पता कहां तक ये सीरीज आ रही है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे मेरा बेटा, 4 के बराबर आ रही है। सिंप्लीफाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 4 एन माइनस का 4, 1 माइनस 4 ऑब्वियसली 3 हो जाएगा, तो क्या बन गया 4 एन माइनस का 3। तो आपके पास जो पहली वाली इंडिविजुअल सीरीज थी उसकी जनरल टर्म की वैल्यू ये आ गई। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट है। किसी ने काइंडली अगर ये एक्सरसाइज 5.4 का पहला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसको वो देखे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने 2 क्वेश्चन समझाए थे, इसीलिए समझाए थे कि भाई आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हमारे पास जो यहाँ पे पहली इंडिविजुअल सीरीज मिली उसकी जनरल टर्म कैलकुलेट कर ली। अब जो दूसरी आपके पास सीरीज आ रही है, यहाँ पे जो दूसरे नंबर्स के ऊपर आपको सीरीज मिल रही है, यानी कि जो हर हर नंबर की, हर टर्म की जो अभी दूसरी सीरीज आ रही है, हर पर्टिकुलर टर्म के ऊपर जो आपको दूसरा नंबर मिल रहा है, इसके ऊपर जो हमारी दूसरी सीरीज फॉर्म होगी, इसकी जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 9 में से 5 निकालो 4, 13 में से 9 निकालो 4, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 4 का ही आ रहा है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। आपने ये सारा काम नेक्स्ट लाइन पे ले जाके करना है, आपने आमने सामने नहीं करना बोर्ड की कॉपी के ऊपर। बेटा ये जो टैक्स भरते हो बिजली का, पानी का, गैस का, रोटी का, कपड़े का, मकान का, इन सब टैक्सों के ऊपर तुम अपना बोर्ड का पेपर देने जाओगे। ये मुफ्त के अंदर बोर्ड का पेपर नहीं दे रहे होते, तो जितनी बी कॉपियां ले सकते हो बी कॉपियां लो। काम मगर सफाई सुथराई से करो भाई। मैं आमने सामने इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी होती है, मगर याद रखिएगा अगर आप चाहते हो आपके 100 और 100 नंबर आए तो काम हमेशा सफाई सुथराई से। अगर तुम्हारे एक पेज के ऊपर 2 लाइनें भी ऑक्युपाई हो रही है क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से हमेशा स्टार्ट करो, उस पेज से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखो काम सफाई सुथराई से, काम को हाईलाइट करो, काम को जगह छोड़ छोड़ के करो, काम को लाइनें छोड़ छोड़ के करो। कुछ बच्चे मैं ऐसे देखता हूं, ऐसे कीड़े मकोड़े बना देते हैं, गुचड़ मुचड़ करके दे देते हैं, ऐसे एहसान करके आ रहे हैं। भाई एहसान नहीं करना, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है मेरा बेटा। देखो छोटी छोटी बातें कोई टीचर नहीं बताएगा, सिर्फ मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे 100 नंबर आए। ये और लोग नहीं बताते, बातें छोटी छोटी, ये बहुत बेसिक बातें। अगर आप 100 नंबर चाह रहे हो तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती हैं। तो आपने क्या कहना है, आपने एक पेज के ऊपर कोशिश करनी है एक ही क्वेश्चन हो। अगर आपका लेट सपोज एक क्वेश्चन जो है वो अगले पेज की यानी कि यहां पे भी जाके खत्म हो रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपने यहां से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि नेक्स्ट पेज से जाके हमेशा स्टार्ट करो फ्रेश क्वेश्चन। जितनी भी कॉपियां ले सकते हो बी कॉपियां लो, किसी का बाप भी आपको मना नहीं कर सकता मेरा बेटा। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, आई हैव टुक अराउंड 8 बी कॉपीज इन माय फिजिक्स पेपर। 8 बी कॉपीज रिकॉर्ड था मेरा वहां पे बेटा, कि वहां पे जो बहरिया कॉलेज का टीचर था उससे कह रहा था कि भाई 8 बी कॉपीज आपने लिए मेरा बच्चा, हमने जिंदगी में कभी किसी टीचर को नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव स्कोर्ड अ वेरी गुड मार्क्स इन माय इंटरमीडिएट साइड। आई डोंट वांट टू कॉल कितनी क्या परसेंटेज थी, क्या ग्रेड था, बट या कोई रीजन है मेरा बच्चा कि आई एम इंजीनियर एज वेल एंड आई एम आई बी ड्रॉप आउट एज वेल। द पॉइंट इज दैट कि भाई आप 8 बी कॉपीज भी अगर लोगे ना, किसी का अब्बा भी आपको नहीं रोकेगा। आपने काम सफाई सुथराई से बस करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरी फनकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्वेश्चन क्या बन गया देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 5 के बराबर प्लस का एन माइनस का 1 एडिस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 4। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करोगे मेरा बेटा, 5 का 5 एडिस प्लस का साइन, आगे क्या हो जाएगा 4 एन माइनस का 4। तो 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। तो यहाँ पे इस वाली सीरीज का जो आपके पास जनरल टर्म आ रही होगी किसके बराबर होगी, 4n प्लस के 1 के बराबर। ए एन इज इक्वल टू 4n प्लस के 1 के बराबर। क्लियर है भैया। तो सेकंड वाली सीरीज की, जो आपने सेकंड वाली सीरीज को ब्रेक किया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, उसकी जो आपके पास जनरल टर्म आ गई वही आ गई सेकंड सीक्वेंस की। अब थर्ड सीक्वेंस की हम जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड सीक्वेंस की हमारे पास जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 9 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 13 में से 9 निकालोगे तो ऑब्वियसली 4 के बराबर आएगा। ओके फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस का एन माइनस वन इंटू डी। सिंपल तरीके से ए एन की वैल्यू एज इट इज का एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है 9 प्लस का एन माइनस वन, एन माइनस वन का एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस क्या है 4। तो क्या बन जाएगा 9 प्लस का 4 एन माइनस का 4। 9 में से अगर आप 4 निकाल दो क्या बचता है 5 बचता है पॉजिटिव का। तो आपके पास ए एन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 एन प्लस के 5 के बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से पहला स्टेप कर लिया। देखो ये पहला स्टेप वही है जो आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन में करा था, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। खुदारा यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम में आने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ मुश्किल काम कर लिया।
कोई मुश्किल काम नहीं करा, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं वाला काम भाई मुल्क के अंदर। आपको सिखा चुका हूं ये काम कि कभी भी इस तरह की सीरीज आ रही हो जिसके अंदर डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा फंक्शंस आपको मिल रहे हैं, एक से ज्यादा टर्म्स आपको मिल रही है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आपने उन सिंपल टर्म्स को इंडिविजुअल सीरीज के अंदर इंडिविजुअल सीक्वेंस में ब्रेक करना है और फिर तमाम इंडिविजुअल सीक्वेंसेस का जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेनी है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अब आप अपने ओवरऑल सीक्वेंस की जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई चूंकि मुझे बार बार आगे पीछे मूव करना पड़ेगा, इधर ही करके दिखा देता हूं कि अब देखो आप सिंपल तरीके से अपने ओवरऑल सीक्वेंस की जनरल टर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि यार देखो, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, हेंस द एनटीएच टर्म बिकम, हेंस द एनटीएच टर्म, यानी कि एनटीएच टर्म सीरीज की, मेरी जो पूरी की पूरी सीरीज थी इसकी जनरल टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। कैसे? कि भाई जितने भी इंडिविजुअल सीरीजेस आ रही थी, जितनी भी इंडिविजुअल सीक्वेंसेस आ रहे थे, हमने इन तमाम इंडिविजुअल सीक्वेंसेस की अपनी 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 हमने जनरल टर्म निकाल ली। तो अगर अब मुझे कंप्लीट सीरीज की, अगर मुझे कंप्लीट सीरीज की जनरल टर्म चाहिए तो कैसे निकालेंगे? बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो ऊपर इन इस पूरी सीरीज के ऊपर सबके ऊपर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। सबके ऊपर क्या आ रहा है? वन आ रहा है। तो जो कंप्लीट सीरीज की जनरल टर्म होगी उसके ऊपर भी वन ही आएगा। और डिवीजन के अंदर, डिवीजन में देखो, ये जो आपके पास पहली वाली सीरीज है, ये जो पहले वाले नंबर्स है 1 5 9 एंड सो ऑन, इनका जनरल टर्म क्या आई आपके पास? इनकी जनरल टर्म आपके पास आ गई 4n माइनस का 3। इनकी जनरल टर्म किसके बराबर आई? 4n माइनस के 3 के बराबर। आगे डॉट का डॉट रहेगा क्योंकि हमारे पास दो नंबर्स के दरमियान क्या सिंबल है? डॉट का सिंबल है, मल्टीप्लाई का सिंबल है। अब देखो दूसरी वाली जो सीरीज है, दूसरी वाली जो सीरीज आपके पास है 5 9 13 वाली, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की जनरल टर्म क्या आई? 4n प्लस 1 के बराबर आई। तो इसकी सिंपल तरीके से जनरल टर्म लिख दोगे, क्या आ गई? 4n प्लस के 1 के बराबर आ गई। और फिर जो तीसरी वाली सीरीज है, सीक्वेंस है, उसकी जनरल टर्म किसके बराबर आ रही है? 4n प्लस 5 के बराबर आ रही है। तो तीसरी वाली सीक्वेंस जनरल टर्म किसके बराबर आ गई? 4n प्लस के 5 के बराबर आ गई। इस तरीके से आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने कंप्लीट क्वेश्चन का, अपने कंप्लीट सीरीज का जनरल टर्म कैलकुलेट कर लिया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने कंप्लीट सीक्वेंस का जनरल टर्म कैलकुलेट कर लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीन चीज है हमारे लिए। अब क्या करेंगे? अब करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब करेंगे असल मजे की चीज, अब क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन। असल काम तो यहां से स्टार्ट है भाई। अच्छा भैया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। देखो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बहुत आसान मेथड है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी आपको चुटकी बजा के भाई क्लियर हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, समझ चुके हैं। देखो सिंपल तरीके से जो भी आपके पास ओरिजिनल टर्म होती है उसको एडिट एक बार उतार दीजिए। तो क्या हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस की जनरल टर्म आ गई? 4n माइनस का 3 इंटू 4n प्लस का 1 इंटू 4n प्लस का 5। ये आ गई हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन की जनरल टर्म। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन पे सिंप्लीफाई करवाने क्योंकि डायरेक्टली समीशन अप्लाई भी कर नहीं सकते। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या करेगा? इस जो जनरल टर्म ये आई है, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्स है, तमाम अभी नीचे फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करवाना है। सिंप्लीफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका वेरिएबल्स को पार्शियल फ्रैक्शन का होता है। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहते हैं कि देखो जितने भी नीचे डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं, उन तमाम इंडिविजुअल फैक्टर्स को अलग अलग करके लिख दो, अलग अलग करके लिख दो। अलग अलग करके क्या कहता है भैया? लिख दो। अलग अलग करके तमाम के तमाम अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स को लिख दो। लिख दिया। बीच में साइन लगा दो किसका? प्लस का। पहले वाले फैक्टर के ऊपर लगाओ पहला अननोन, दूसरे वाले फैक्टर के ऊपर लगाओ दूसरा अननोन, तीसरे वाले फैक्टर के ऊपर लगाओ तीसरा अननोन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी टर्म है जिसका तुमने पार्शियल फ्रैक्शन लेना है, उसके नीचे जितने भी इंडिविजुअल फैक्टर्स आ रहे हैं सबको ब्रेक करके लिख दो इंडिविजुअली। बीच में साइन लगाओ प्लस का और फिर सबके ऊपर तुम अननोन्स डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल पहले वाले फैक्टर को अननोन ए दिया, फिर दूसरे वाले को बी दिया, तीसरे वाले को सी दिया। सेकंड स्टेप बहुत ही मजे का है। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप कहता है इसी टर्म का, इसको बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, इसको आप चलो इक्वेशन नंबर अल्फा का नाम दे दो। इक्वेशन अल्फा अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमने लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन अल्फा का नाम दिया था, इसको यहाँ पे इक्वेशन अल्फा का नाम दे दीजिए। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है? एलसीएम लो। अब देखो यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही हैं, तो तीन वैल्यूज का एलसीएम कैसे लिया जाता है एक ही बार समझ लीजिए। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो वैल्यू है ना, इसको आपने एडिट उतार देना, इसको नहीं छेड़ना, इसको हमने नहीं छेड़ना क्योंकि जाहिर सी बात है राइट हैंड साइड पे इसी को हम सॉल्व करवा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को आप एडिट लेके चलते हैं हम लोग। तो 4n माइनस का 3 इंटू 4n प्लस का 1 इंटू 4n प्लस का 5, इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको ताबूत बना के हम लोगों ने एडिट रख देना, इसको नहीं छेड़ना। अच्छा राइट हैंड साइड के ऊपर एलसीएम लेंगे। अब देखो ये वाले क्वेश्चन क्यों मैं बार बार कह रहा हूं पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि बच्चे इसमें फंसेगा। अब देखो यहाँ पे एक दो से ज्यादा टर्म्स आ रही है, तो इनका एलसीएम कैसे लोगे एक साथ? क्योंकि टाइम शॉर्ट होगा तो एलसीएम एक साथ लेना है। तो भाई एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक, जितनी भी नीचे वाली टर्म्स है ना, उन तमाम नीचे वाली टर्म्स को सबसे पहले तो नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। जितनी भी नीचे टर्म्स हो रही है एलसीएम के अंदर ये करते हैं मेरे बेटा, सबके नीचे कॉमन टर्म आती है, तो कॉमन टर्म के लिए तमाम की तमाम जो नीचे वाली वैल्यूज है नीचे उनको मल्टीप्लाई करवा दो। नीचे क्या करवा दो? उनको मल्टीप्लाई। सही है। अब देखो
इस 4n-3 के ऊपर क्या मौजूद है, ए मौजूद है। इस 4n-3 के नीचे 4n-3 के ऊपर क्या मौजूद है, ए मौजूद है। अब खुद सोचो, अगर मुझे इस 4n-3 वाली टर्म का एलसीएम कंप्लीट करना है इन तमाम टर्म्स के साथ, तो जाहिर सी बात है मुझे ये वाली दोनों वैल्यू जिसके साथ लेकर आनी होंगी। तो मैंने इस टर्म को इस पर्टिकुलर टर्म को इससे और इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया होगा। तो ये ए के साथ ऊपर क्या आ जाएगा, ए के साथ ऊपर आ जाएगा 4n+1 इंटू 4n+5, यानी कि जो वैल्यू उसके पास मौजूद है उसके अलावा वाली बाकी दोनों वैल्यूज ऊपर ए से मल्टीप्लाई हो रही होंगी। सिमिलरली देखो, अगर मेरे पास ये बी है, बी के नीचे पहले से क्या मौजूद है, 4n+1, तो जाहिर सी बात है इसको अपना एलसीएम कंप्लीट करवाने के लिए इसकी नीड होगी और इसकी नीड होगी। तो जाहिर सी बात है ऊपर बी से आके यही दो टर्म्स क्या हो रही होंगी, मल्टीप्लाई हो रही होंगी। तो क्या ऊपर बन रहा होगा, 4n-3 इंटू 4n+5 कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा एलसीएम लेने का तरीकेकार है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक को भी समझा देता हूँ, मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं, पहले इसको देख लो। इसी तरीके से देखो कि जो सी वाला फैक्टर है इसके नीचे पहले से मौजूद है, तो इसको अपना एलसीएम कंप्लीट करवाने के लिए इसकी और इसकी नीड पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है ऊपर सी से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अदर टू। तो सी से ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा 4n, सी से ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो रहा होगा, सिंपली 4n-3, 4n-3 और 4n+1, 4n+1। सही है ना मेरा प्यारा बेटा, ये ऊपर सी से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, किसी बच्चे को लगता है इसमें मसला हो रहा हो, तो आइए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि a/2 है, b/7 है और c/2 आपके पास आ रहा है 3 आ रहा है। आपसे कहा जाता है आपको इन तीनों टर्म्स का एक साथ एलसीएम लेना है। फॉर एग्जांपल कैसे लोगे, सबसे पहले देखो आसान तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाले टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा के लिख दो। 7 2 14, 14 इंटू 3, 14 3 किसके बराबर होते हैं मेरा बेटा, आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आपको वैसे तो मालूम होना चाहिए। 14 3 होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 42 के बराबर होता है तकरीबन। तो 14 2 क्या हो जाएगा आपके पास, 7 2 14, 14 इंटू 3 42 आ जाएगा नीचे। अब देखो ऊपर कैसे एलसीएम कंप्लीट करवाएंगे, देखो ए के नीचे चूंकि 2 पहले से मौजूद है तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड टू होगा, 7 और 3 से होगा। तो ए के साथ क्या आ जाएगा, 7 इंटू 3, 7 3 21 आ गया, प्लस का बी का बी एज इट इज। अब देखो बी के पास पहले से 7 मौजूद था, यानी कि बी के नीचे पहले से 7 मौजूद था, तो अदर टू टर्म्स कौन से चाहिए होंगी बी को, 2 और 3, तो बी के साथ 6 आ जाएगा। और सी के पास देखो पहले से 3 मौजूद है, तो सी के पास चूंकि पहले से 3 मौजूद है तो सी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होगा बल्कि रिमेनिंग टू टर्म से हुआ होगा, तो 7 2 14 आ जाएगा सी के साथ। तो इस तरीके से आपको इस टर्म का एलसीएम कंप्लीट हो रहा होगा। तो हमने यही मेथड यहाँ पे ऊपर यूज करा है, बट चूंकि ऊपर वेरिएबल्स की फॉर्म में तो हो सकता है किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए मैंने अलग से ले जाकर उसको डिफाइन कर दिया, बता दिया, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है मेरे प्यारे शागिर्दों, है ना भाई, क्लियर है सबको। अच्छा, अब क्या काम करते हैं, देखो सबसे आसान काम करना होता है कि अब आपने सिंपली इनको आपस में क्या करवा देना है, आपस में इनको नीचे वाले टर्म्स को कैंसिल आउट करवा देना है। तो फाइनली देखो ये क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया 1 = a इंटू 4n+1, 4n+5। ओके, आगे क्या है, आगे हमारे पास फॉर्म हो रहा है b का b, 4n-3, 4n+5, आगे क्या फॉर्म हो रहा है, प्लस का c, और ब्रैकेट में क्या है 4n-3, और आगे क्या होगा, जाहिर सी बात है 4n+1। तो ये आपके पास फॉर्म आ गई आपके पास, इसको बेशक इक्वेशन नंबर बीटा कह दीजिए। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपने सिंपल उसको अननोन्स के ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करवा दिया इस तरीके से। सेकंड स्टेप के ऊपर एलसीएम लेते हैं और थर्ड स्टेप के ऊपर आपने क्या करना है, आपकी इक्वेशन बीटा आ जाएगी एलसीएम लेने के बाद, काटम कैटी के बाद। अब आपने करना क्या होता है कि भाई अब आपने सिंपल अपने जो फैक्टर्स होंगे उनको जीरो पे सपोज करवाना है, ताकि आप यहां से अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर सको। आपको दिखने में बड़ी मुश्किल चीज लगेगी, बड़ी आसान सी हालांकि चीज है कि देखो अब यहाँ पे मेरा पहला अननोन क्या है, आपने सिंपल अननोन कंसीडर करना है। देखो पहला अननोन हमारा क्या था, 4n-3, तो हमारा एक अननोन क्या है, 4n-3, तो इसको आपने जीरो के बराबर कंसीडर कर लेना है। तो यहां से देखो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, क्या n की वैल्यू आएगी, -3 वहां पे जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो n की एक वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3/4। इस n की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर बीटा में प्लॉट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर बीटा बिकम्स, इक्वेशन नंबर बीटा बिकम्स, इस n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर बीटा में जहां जहां n आ रहा है प्लॉट कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, देखो 1 = a का a, ये हो जाएगा 4 का 4, n की जगह पे क्या हो गया 3/4, प्लस का 1 एज इट इज। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे पास 4 का 4, आगे n की वैल्यू क्या है 3/4, प्लस का 5 एज इट इज। अच्छा भाई, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा प्लस का b। अच्छा, चाहो तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, बट चलो पहला क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन तो करके दिखा देता हूँ, मतलब डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि अगर आपको टाइम अपना बचाना है तो डायरेक्टली कर लो, ज्यादा बेहतर होगा वो। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में भी आप डायरेक्टली नहीं करते, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बेसिक भी है। अच्छा, आगे क्या हो जाएगा 4 का 4, n की वैल्यू देखो क्या आ रही है 3/4, माइनस
का 3, आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आगे हमारे पास हो जाएगा 4n प्लस का 5, तो 4n प्लस के 5 के अंदर क्या हो जाएगा 4 का 4, n की वैल्यू 3/4 प्लस का 5 एज इट इज, और उससे आगे क्या हो जाएगा c के अंदर भी पुट करेंगे, जब c के अंदर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का c, और 4 का 4 इट इज n के अंदर 3/4 माइनस का 3, और आगे 4n प्लस का 1। इसको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहता तो उसको डायरेक्टली भी सॉल्व करवा सकता, और मैंने आपको करके बताया कि कर कैसे लेते भाई, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे भाई। ये बात एक अंधे को भी समझ में आ रही है कि अगर n की वैल्यू 3/4 है तो जाहिर सी बात है अगर मैं अपना n यहाँ पे पुट करता हूँ तो 3/4, तो इस 4 से 4 देखो कैंसिल आउट हो गया, 3+1, यहाँ पे एक मेरे पास वैल्यू क्या आ गई a इंटू 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो 3+5 क्या हो जाएगा 5 में, अगर आप 3 का इजाफा करते हो तो ऑब्वियसली वो 8 के बराबर बन जाता है, सही है ना भाई। यहाँ पे 1 का 1 एज इट इज, और ये वाली वैल्यू देखो 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 3 - 3 क्या होता है 0, तो ये 0 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे देखो इस 4 से 4 कट है तो 3 - का 3 क्या हो गया 0, ये 0 और 0 इस और इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा सी से और इस वाली टर्म से, ऑब्वियसली वो भी 0 हो जाएगा, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया। 4 8 आपके पास 32 होते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई 1/32 के बराबर आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास किस टर्म के बराबर आ गई मेरा बेटा, ए की वैल्यू आपके बराबर आ गई सिंपली 1/32 के बराबर आपके पास ए की वैल्यू आ गई। देखो बेसिक चीज है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई लॉजिकल मतलब कोई बहुत एडवांस मैथ्स नहीं है, बेसिक चीज है भाई, आपके पास सिंपल तरीके से वैल्यू आ गई। ओके आगे इसी तरीके से अपना दूसरा फैक्टर हम ले सकते हैं। अब हमारा दूसरा फैक्टर क्या है, देखो हमारा दूसरा फैक्टर है 4n+5, तो आपने क्या करना है इसी तरीके से हमें दूसरे फैक्टर को कंसीडर कर लेना है। दूसरा फैक्टर हमारा क्या है 4n+5, इसको भी 0 के बराबर कंसीडर करेंगे, तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/4 के बराबर। डायरेक्टली करना होता है भाई, इतना इतना आपने मेरी तरह आपने स्टेप वाइज नहीं करना, क्योंकि मैं तो आपको मेरा बेटा समझा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा काम है समझाना, मेरे मेरे काम है कि मेरी क्लास में आने वाले हर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वो अच्छा बच्चा है, एवरेज बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो इसलिए मैं तो स्टेप वाइज चल रहा होता हूँ। अब देखो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो ना, कैसे, अब n की वैल्यू नेगेटिव का 5/4, इक्वेशन बीटा में आपने जहां जहां आपके पास n आपको दिख रहा है पुट करवा दीजिए। देखो 1 का 1 एज इट इज, a का a एज इट इज, मुझे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जब मैं नेगेटिव का 5/4 रखूंगा तो ऑब्वियसली 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा नेगेटिव का 5+1, नेगेटिव का 5+1 क्या हो जाएगा नेगेटिव का 4 हो जाएगा, डायरेक्टली करवा लो। इसी तरीके से देखो यहाँ पे जब मैं नेगेटिव का 5/4 रखूंगा इस वाले टर्म में, नेगेटिव का 5/4 रखने के ऊपर क्या होगा 4 से 4 तो कट जाएगा, मगर नेगेटिव का 5 प्लस का 5 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब कि ये वाली पूरी टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी साफ दिख रहा है नेगेटिव का 5/4, ये तो ऑब्वियसली मेरे पास हो जाएगा नेगेटिव का 5, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 8 बन जाएगा। मगर यहाँ पे देखो नेगेटिव का 5/4 जब मैं रखूंगा तो जाहिर सी बात है नेगेटिव का 5/4 से 4 कट जाएगा, मगर नेगेटिव का 5 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है इस तरह, मैंने खाली करके इसलिए दिखाया था कि आपको पता चले हम कर क्या रहे होते हैं, सही है ना, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली सी वाली टर्म खाली यहाँ पे बच रही होगी, तो सी वाली टर्म में अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू नेगेटिव का 5/4 माइनस का 3, और आगे क्या हो जाएगा 4 का 4, नेगेटिव का 5/4 प्लस का 1, नेगेटिव का 5/4 प्लस का 1 एज इट इज, तो 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू सी का सी, नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 3 किसके बराबर होता है, नेगेटिव का 5 नेगेटिव का 3 हमारे पास नेगेटिव के 8 के बराबर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव का 5 प्लस का 1, तो ऑब्वियसली नेगेटिव का 5 प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास सिंपली नेगेटिव के 4 के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। तो नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 4 क्या आ जाएगा आपको सिंपली, ये मिल जाएगा नेगेटिव का 32, नेगेटिव नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव का 32, तो यहाँ पे आपके पास सी की वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू भी सिंपली 1/32 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगी 1/32 की बराबर आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव का 8 नेगेटिव का 4 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो आपके पास सिंपल तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आ जाएगी मेरा बेटा, ये आपके पास आ जाएगी सिंपली 32 के बराबर। बात समझ पा रहे हैं मेरे बेटे, ये भी किसके बराबर आ जाएगी 32 के बराबर आ जाएगी, ये बात भी पल्ले पड़ गई। अब इसी तरीके से जो आपका थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर कौन सा हमारा, थर्ड फैक्टर हमारा आ रहा है ये 4n प्लस का 5 ले लिया, 4n प्लस का 1 नहीं लिया, तो 4n प्लस का 1 हमारा थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर हमारा 4n प्लस का 1 है, इसको भी ले लेंगे भैया। थर्ड फैक्टर जो आ रहा है उसके ऊपर सिंपल n की वैल्यू प्लॉट करवा देंगे, तो थर्ड फैक्टर क्या हमारा 4n प्लस का 1, तो 4n प्लस के 1 को भी सिंप्लीफाई करवा देता हूँ मैं, इसको ऊपर ही कर देता हूँ ताकि बार बार हमें आगे पीछे ना मूव करना पड़े। ओके तो हमारा जो थर्ड फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है 4n प्लस का 1, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इधर कर रहा हूँ। थर्ड फैक्टर हमारा क्या आ रहा है मेरा बेटा, ये आ रहा है 4n प्लस का 1, तो 4n प्लस के 1 को भी आपने 0 के बराबर कंसीडर किया, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव के 1/4 के बराबर, क्योंकि नेगेटिव प्लस का 1 जब वहां पे जाएगा तो नेगेटिव 1 बन जाएगा, 4 यहाँ पे मल्टीपल वहां पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आप फाइनली आपको देखिए इक्वेशन बीटा क्या बन रही होगी, आपकी बारी में देखो इक्वेशन बीटा इक्वल टू के इस तरफ 1 का 1 एज इट इज इक्वल टू के बाद, अब देखो आपके पास यहाँ पे क्या नेगेटिव का 1/4, देखो नेगेटिव का 1/4 अगर आप अपनी इस वाली वैल्यू में डालो, देखो खुद सोचो ना मेरा बेटा, आपको आपके ऊपर चॉइस है, ये चॉइस आपकी है, यार आपको झाइलो की तरह इतना बड़ा काम करना है, इतना बड़ा टाइम जाया करना है इस पूरी करने के, यार डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली करना ज्यादा आसान है और ज्यादा शॉर्ट भी है, ताकि आपका टाइम सेव होगा। ये क्वेश्चन लंबा है, डिटेल में लाजमी आएगा, तो उसमें आपको टाइम अपना सेव करना है, टाइम किल करना है अपना मेरा प्यारा बच्चा।
देखो नेगेटिव का 1/4 मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस n के अंदर नेगेटिव का 1/4 डालूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा, तो नेगेटिव का 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये 0 चूंकि तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑब्वियसली ए वाली टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरीके से देखो इस सी वाली टर्म को भी देख लो, पहले सी वाली टर्म को भी देख लो, क्योंकि सी वाली टर्म के अंदर भी अगर मैं नेगेटिव का 1/4 पुट करता हूं, मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे 4n प्लस का 1 आ रहा है, तो भाई नेगेटिव का 1/4 डालने के ऊपर 4 से 4 तो कट जाएगा, नेगेटिव 1 + 1 क्या हो जाएगा, इस सी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। खाली बी वाली टर्म पे आपको आंसर मिलेगा। कैसे आंसर मिलेगा, देखो बी का भी एज इट इज, जब मैं यहाँ पे नेगेटिव का 1/4 डालूंगा तो नेगेटिव का 1/4 डालने पे देखो 4 से 4 कट गया, -1 -3 क्या हो जाएगा, -1 -3 हमारे पास सिंपल तरीके से हो जाएगा, नेगेटिव का 4 एक तो आ गया। दूसरे नंबर के ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, 4n प्लस का 5, तो नेगेटिव 1/4 अगर मैं पुट करूंगा तो नेगेटिव के 1/4 डालने के ऊपर 4 से 4 कट जाएगा, नेगेटिव का 1 प्लस का 5 किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 प्लस का 5, नेगेटिव का 1 प्लस का 5 ऑब्वियसली पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो किसके बराबर आ गया, 4 4 16, तो नेगेटिव का 1 बाय आपके पास क्या बन गया, नेगेटिव का 1/16 हो गया। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास सिंपल तरीके देखो यहाँ पे क्या बचा, नेगेटिव का 16 इंटू बी, तो आपके पास बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, नेगेटिव का 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो आपके पास बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 1/16 के। देखो यहाँ पे चूंकि आपके पास सिंपल दो फैक्टर्स नहीं है, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए इतना बड़ा काम किया। मगर मेरे प्यारे शागिर्दों ने पूरा मेथड दोबारा बता देता हूं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, जो लास्ट क्वेश्चन में बात समझी थी बिल्कुल सेम वही बात है। इसलिए मैंने कहा कि लेक्चर नंबर 1 लाजमी देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 में सारी बात क्लियर करी हुई है कि देखो यहाँ पे चूंकि दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो आपने करना वही काम है यहाँ पे भी, कि भाई आपने सिंपल तरीके से एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने कार्डन बीटी करी, इक्वेशन नंबर बीटा को फॉर्म किया, उसके बाद आपने बारी बारी, चूंकि यहाँ पे दो से ज्यादा फैक्टर हैं, तीन फैक्टर हैं, तो आपने क्या करना है, पहले पहले फैक्टर को उठाया, उसको इक्वेशन बीटा में डालोगे, उसके ऊपर किसी एक अननोन की वैल्यू आ जाएगी, फिर दूसरे फैक्टर उठाओगे, उसको जीरो के बराबर सपोज करोगे, वहां से एन की वैल्यू निकालोगे, उसको इक्वेशन बीटा में डालोगे, दूसरा अननोन की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेम काम करोगे तीसरे फैक्टर के साथ। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि भाई आपने बारी बारी कोशिश करिएगा इसको बार बार इसको इक्वेशन में मत डालें, डायरेक्टली बेसिक मैथ्स के ऊपर आप सिंपल तरीके से खुद से सॉल्व कर लें, तो रफ पेपर के ऊपर जल्दी जल्दी सॉल्व कर लें इसको, क्योंकि अगर आप इस तरीके से पूरा काम करोगे इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा और इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 नंबर के क्वेश्चन में आप इतनी डेप्थ में मत जाइएगा, आप उसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, आसान रहेगा। तो आपको इस तरीके से ए बी और सी की वैल्यूज मिल गई, ये ए बी और सी की जो वैल्यूज मिली है इनको आप वापस इक्वेशन अल्फा में लाके हम प्लॉट कर देंगे। क्या करेंगे मेरा बेटा, इनको वापस इक्वेशन अल्फा में लाके प्लॉट कर देंगे। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो भाई इक्वेशन अल्फा हमारे पास क्या आ रही है, 1/4n-3, 1/4n-3 एज इट इज। आगे क्या था हमारे पास, आगे है 4n प्लस का 1, आगे हमारे पास आ रहा है 4n प्लस का 1, आगे क्या आ रहा है, आगे आपके पास आ रहा है 4n प्लस का 5, 4n प्लस का 5। तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक डाउन करवा दिया, सही है ना। अब देखो सिंपल तरीके से, अब इक्वेशन अल्फा के अंदर अगर आप गौर से देखो तो हमें ए भी मिल चुका है फाइनली, हमें बी भी मिल चुका है फाइनली, हमें सी भी मिल चुका है। तो ए के अंदर ए की वैल्यू डालेंगे, बी में बी की वैल्यू डालेंगे, सी में सी की वैल्यू डाल देंगे और बाकी वैल्यू एडिट रहेंगी। तो भैया देखो क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1/32, तो 1/32 का 32 और नीचे क्या मौजूद है पहले से 4n-3 एज इट इज। ऊपर जाके देख भी लेते हैं मेरा बेटा, देख लो इधर, देखो ए के अंदर आपने ए की वैल्यू पुट कर दी 1/32, तो 1/32 पुट करोगे तो जाहिर सी बात 32 चूंकि डिनोमिनेटर में तो नीचे वाले टर्म के साथ लिख दिया जाएगा, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या बन गया 1/32 इंटू 4n-3। फिर आगे देखो क्या प्लस का b डिवाइड बाय 4n प्लस का 1, देखो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, नेगेटिव 1/16 आ रही थी ना, b की वैल्यू, b यहाँ पे निकाला हुआ नेगेटिव 1/16, तो b के अंदर b की वैल्यू पुट करवा देंगे, b की वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव का 1/16 और आगे यहाँ पे क्या था 4n प्लस का 1 था, और आगे क्या है c की वैल्यू देखो क्या 1/32 है, c की वैल्यू भी, तो c का है हमारे पास देखो c ये रहा, c क्या है 4/4n प्लस का 5, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 1/32 इंटू 4n प्लस का 5 इंटू 4n प्लस का 5। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले अपनी इक्वेशन बीटा, इक्वेशन अल्फा में तमाम वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। इस तरीके से आपने सबसे पहले यहां तक का काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे शागिर्दों। ये जो काम किया है ना हम लोगों ने, ये काम करना सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट तरीन काम था। इस काम को $1 बिलियन का काम कहते हैं। देखो यहां तक का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन अक्सर बच्चे चॉइस पे छोड़ के चले जाएंगे, अक्सर आवाम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़ती। बेटा आप तो अभी फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो सेकंड ईयर का बच्चे नल्ला बच्चा नहीं पढ़ता क्योंकि उसको नल्ले टीचर से पढ़ा हुआ होता है। ट्यूशन वाली बाजी को 500 रुपए देकर जो पढ़ के आ रहा होता है ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आया हुआ होता। आई होप कि आपको सबको क्लियर होगा। तो यहां तक का जब आपने काम कर लिया तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या काम कर लिया, अपनी जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके अंदर जो डिफरेंट सीरीज आ रही थी उन तमाम इंडिविजुअल सीरीज को ब्रेक डाउन करा था, उनके इंडिविजुअल जनरल टर्म्स निकाले थे, उनके इंडिविजुअल जनरल टर्म्स निकालने के बाद हमने एक कंप्लीट जनरल टर्म फॉर्म किया था, उस पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करके फाइनली हम लोगों ने उसके आंसर्स कैलकुलेट कर लिए। अब
इसके ऊपर, अब ये हम इसके ऊपर फाइनली अपना सम अप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे पास कंप्लीट सीरीज का समीशन आ जाए, कंप्लीट सीरीज का सम आ जाए। अच्छा भैया अब आगे बढ़ते हैं भैया। अब देखो बड़ा आसान सा काम है, अब कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, अब बहुत आसान सा काम है। तो मुश्किल काम था वो तकरीबन हम लोगों ने कर लिया। अब सिंपल सम को अप्लाई करना है, तो सम एक दफा यहां पे भी अप्लाई करवा देंगे, सम एक दफा यहां पे भी अप्लाई होगा और दूसरी तरफ भी अप्लाई होगा। क्या आप में से किसी बच्चे के पास किताब मौजूद है मैथ्स की, या किसी बच्चे ने क्वेश्चन तरीके से पढ़ा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कहां तक का सम निकालना है आपकी बारी में? एग्जामिनर क्या कहता है, सम निकालिए कहां तक का, इंफिनिटी तक का। तो इसको यहां पे लिख दोगे 1 इनिशियल और इंफिनिटी। देखो नीचे वाली वैल्यू का शो करती है कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो बताया नहीं स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो भाई अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपका नाम हाशिम है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे बताओ कि आप इंसान होगे नहीं होगे? आप बोलोगे सर ये कैसे बेवकूफाना वाली बात कर रहे हैं आप, अगर मेरा नाम हाशिम है तो जाहिर सी बात है मैं इंसान भी तो हूं ना। मुझे मालूम है बहुत से लोगों का नाम, बहुत से लोग इंसान तो होते हैं मगर वो इंसान होते नहीं, वो जानवर होते हैं। सही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट कहने का मकसद क्या है कि अगर मैं आपका मासूम सा एक नाम, लेट्स सपोज आपका नाम मलाइका है, आपका नाम माहीन है, आपका नाम बिलाल है, आपका नाम अब्दुल्ला है, तो क्या मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आप इंसान हो या नहीं हो? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बींग्स। सेम थिंग इज हियर कि भाई ऑब्वियसली स्टार्टिंग टर्म हमेशा अगर डिफाइंड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट हो रही होती है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई सुबह सूरज निकलता है, तो आप बोलोगे सर इट्स अ बाय डिफॉल्ट थिंग, वी ऑल नो कि सुबह सूरज निकलता है। अनलेस एंड अनटिल रोजे मैशर ना आ जाए कि जिस दिन अल्लाह ने वादा किया हुआ है कि उस दिन सूरज नहीं निकलेगा। तो पॉइंट इज दैट कि भाई हमें मालूम है कि भाई इनिशियली तो हमें मालूम है ना कि यार स्टार्टिंग कहां से होगी, 1 से होगी हमेशा, अनलेस एंड अनटिल एग्जामिनर डिफाइंड ना किया हो कि भाई यहां से आपकी टर्म स्टार्ट हो रही है। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया 1 से, और जो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इन्फिनिटी तक जाने, तो इसलिए इन्फिनिटी यहां पे लेकर आ गए। इक्वल टू का इक्वल टू, आगे बढ़ेंगे। इस पूरी फंक्शन के ऊपर भी आपने क्या करवा देना है, समीशन को अप्लाई करवा देना है इस पूरे के पूरे फंक्शन के ऊपर। तो यहाँ पे भी समीशन अप्लाई करवाओगे तो जाहिर सी बात है 1 से लेके इन्फिनिटी तक का समीशन अप्लाई हो रहा होगा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का समीशन अप्लाई हो रहा होगा। अच्छा पहली चूंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसलिए इतना डिटेल में नहीं इसमें आपको इतने स्टेप शो करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। एक स्टेप आप यहाँ पे मिस कर सकते हो, यानी कि आप पहले पूरे उसके ऊपर समीशन अप्लाई करो फिर इंडिविजुअल लेके जाओ, इससे बहुत बेटर डायरेक्टली कर लो आप। डायरेक्टली कैसे करोगे भैया, आप सिंपल तरीके देखो 1/32 का 32 पहले आ गया, और आपने समीशन अप्लाई कर दिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक का किसके ऊपर, 1/4n-3 के ऊपर। फिर आगे नेगेटिव का साइन, 1/16 चूंकि कांस्टेंट टर्म में पहले आ गई। फिर आपने समीशन अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक के ऊपर, किसके ऊपर, 1/4n प्लस के 1 के ऊपर। फिर आपने सिंपल तरीके से क्या किया, प्लस का 1/32 का 32 एज इट इज। फिर आपने सिंपली समीशन अप्लाई कर दिया 1 से लेके इन्फिनिटी तक का किसके ऊपर, 1/4n प्लस के 5 के ऊपर। इस तरीके से बेसिक काम हम लोगों ने कर लेना है। ये काम हमने क्या किया कि भाई हमने सिंपल तरीके से अब समीशन को अप्लाई कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम लिया, उसके पीछे रीजन ये है कि मेरे प्यारे शागिर्दों पहली क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लंबा है, तो अगर आप उस एक स्टेप को मिस भी कर दो मसले की बात नहीं, बट अगर आप करना चाहो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो कि पहले आप यहाँ पे समीशन अप्लाई करो, फिर इसमें भी समीशन अप्लाई करो, फिर समीशन बारी बारी तीनों टर्म्स के ऊपर भेजो, तो हमने वो काम डायरेक्टली कर दिया। दैट्स द थिंग। अच्छा अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे असल कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्मुला यूज किया था, वो फॉर्मुला इसलिए यूज करा था क्योंकि वहां पे हमारे पास एक तो डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल था, और सेकंड नंबर पे वहां पे हमें एंडिंग वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए वहां पे हम लोगों ने वो एक स्पेशल फॉर्मुला यूज करा था, एफ आर वाला, एफ प्राइम फंक्शन वाला, दैट इज f × 1 माइनस का fn+1 वाला फॉर्मुला। वो फॉर्मुला कब यूज करते हैं भाई, वो फॉर्मुला उस वक्त यूज करते हैं डिनोमिनेटर में वेरिएबल मौजूद हो और आपको एंडिंग वैल्यू ना पता हो कि आपने कहां तक की वैल्यू के ऊपर जाके अपना सम कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमें एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि मेरी एंडिंग वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी तक की है। यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें क्या बताया हुआ है कि हमारी एंडिंग वैल्यू कहां तक की है, इन्फिनिटी तक की आ रही है। कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करवा देंगे। हम यहाँ पे सिंपल फॉर्मुला यहाँ पे ओपन करेंगे। कैसे ओपन करते हैं मेरा बेटा, समीशन का फॉर्मुला देखो। समीशन क्या कहते हैं आपसे कि भाई आपके पास 1 से लेके इन्फिनिटी तक की अगर समीशन आ रही है, एग्जामिनर ने यहाँ पे बताया हुआ है कि एंडिंग लिमिट क्या है, यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम समीशन का फॉर्मुला ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी टर्म के ऊपर अगर समीशन आ रहा हो तो जाहिर सी बात है आप 1 से लेके इन्फिनिटी का मतलब कि एक दफा यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 क्या बन जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, आगे प्लस के साइन के बाद अगली दफा n की जगह पे 2 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 4 2 8, 8 माइनस का 3 किसके बराबर होगा, 8 में से 3 निकालोगे 5 आ जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ोगे तो अगला नंबर, लेट सपोज n की वैल्यू आपने 3 रख दी, क्योंकि पहले 1 रखा फिर 2 रखा फिर 3 रखोगे, तो 4 3 12 हो गया, 12 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो प्लस का 1/9। इस तरीके से चलता जाएगा, क्योंकि समीशन है। समीशन का मतलब ही क्या होता है कि आप पूरे की पूरी 1 से लेके इन्फिनिटी तक की जितनी टर्म्स n में आएंगी ना, उन सबका कंसेक्यूटिव सम आना। तो हमने 3 टर्म रखी और बाकी डॉट डॉट लगा दिए। इसी
तरीके से देखो नेगेटिव का 1/16 आगे एज इट इज का एज इट इज, ये नेगेटिव का 1/16 जो हमारे पास आ रहा है इसको एज इट इज का एज इट इज रहने देते हैं और आगे मूव करते हैं। अब आगे मूव कैसे करें, अब देखो आगे भी बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, अब बहुत ही सिंपल सा आपने काम करना है, यहाँ पे भी सिंपल समीशन का फॉर्मुला ओपन करेंगे। कैसे कि 1 से लेके इंफिनिटी तक चूंकि मूव कर रहा है, तो मेरा बेटा देखो सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 1/5। आगे मूव करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, आगे जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 1/5, जब n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 2 8, 8 प्लस 1 ऑब्वियसली 9 हो जाएगा। फिर उसके आगे क्या हो जाएगा, उसके आगे मेरा बेटा हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली प्लस का 1/4 3 12 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, जाहिर सी बात 13 हो जाएगा। इस तरीके से फनकारी क्या होगी, चलती जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास तीसरी वाली समीशन की वैल्यू है इसके ऊपर भी सेम काम होगा कि प्लस का देखो 1/32 का 32 एट इज, इसके ऊपर भी सेम काम क्या हो रहा होगा मेरा बेटा, समीशन का मतलब भी क्या, फॉर्मुला ओपन करना। देखो यहाँ पे आप एन की वैल्यू पहले 1 पुट करूंगा मैं, क्या बन जाएगा 4 प्लस का 1 किसके बराबर होता है 5 के बराबर होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 9 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से आगे अगर n की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 4 2 8, 8 प्लस 5 8 में अगर 5 का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा 13 बनेगा, तो 1/13 हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू के बारे में 3 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 4 3 12 12 प्लस 5 ऑब्वियसली 17 हो रहा होगा, तो 1/17 बन गया। तो भाई ये जो काम हम लोगों ने करा है, अगर किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या काम करें। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मुला यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में फॉर्मुला यूज करा था उस तरह। तो मेरा बेटा देखो उसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे आपको आपकी एंडिंग वैल्यू बताई हुई थी क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन जाके चेक करो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एंडिंग वैल्यू नहीं पता, आपसे कहा जा रहा है खाली एनटीएच टर्म तक सॉल्व करना है। क्या कहा जा रहा है आपसे पिछले क्वेश्चन के अंदर कि आपको एनटीएच टर्म तक की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसलिए वहां पे हम लोग को फॉर्मुला यूज करने क्योंकि वहां पे हमें ये नहीं पता कि हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है। एंड दैट द रीजन कि हमें डिनोमिनेटर में तो वेरिएबल्स भी गिवन है, हमें ये भी नहीं पता कि हमारी एंडिंग वैल्यू क्या है, इसलिए हम उस फॉर्मुले को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ पे ऑन दी अदर चूंकि हमें एंडिंग वैल्यू पता है तो आप सिंपल तरीके से अपना समीशन का फॉर्मुला यहाँ पे प्रॉपर्ली ओपन कर सकते हो। दैट द रीजन कि हमने यहाँ पे समीशन का फॉर्मुला ओपन कर लिया। अब कैसे इसको सॉल्व करें, अब असल चीज आ रही है कि सर अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, अब क्या करें सर। भाई यहाँ तक की बात समझ में आ गई, मुझे पहले ये बात बताओ, यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई। तो अब देखो आपने यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप है, इस स्टेप को अपने जहन में मेमोराइज कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको समझ भी सकते हो कि भाई देखो अब अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो देखो मैंने पहली वाली जो समीशन की सीरीज थी इसको भी ओपन करा। कैसे ओपन करा, देखो ओपन करने के अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, वैसे अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो भाई देखो समीशन का मतलब ही क्या होता है कि लेट सपोज जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि 5 की पावर n के ऊपर अगर समीशन आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक दफा 5 की पावर 1 लिखोगे फिर उसको ऐड करोगे, किसके अंदर n की जगह 2 आ जाएगा, फिर अगली बारी में n की जगह 3 आ जाएगा, फिर अगली बारी में n की जगह 4 आ जाएगा, और ये चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी। क्योंकि भाई ये समीशन कभी भी किसी वैल्यू के ऊपर आ रहा होता है, इसका मतलब क्या होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम, कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम फ्रॉम द स्टार्टिंग वैल्यू टिल द एंडिंग वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखो चूंकि इन्फिनिटी तक का सम कहा हुआ है तो हम इन्फिनिटी तक जाना पड़ता, तो हमने क्या करा, हमने शुरू की 3 वैल्यू यहाँ से ले ली, यहाँ से भी शुरू की 3 वैल्यूज ले ली, यहाँ से भी शुरू की 3 वैल्यूज ले ली। अब अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना है तो एक काम क्या होगा कि यार मैं किसी तरीके से मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, अगर मैं चाहता हूं कि अब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो पूरी सीरीज है ना ये 1/32 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरीके से ये वाली जो सीरीज है ये 1/16 से मल्टीप्लाई हो रही है, इसी तरीके से ये वाली जो सीरीज है 1/32 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं किसी तरीके से इन कांस्टेंट नंबर्स को यहाँ से कॉमन ले लूं तो हमारी ये जो सीरीज होगी आपस में सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, अभी ये तमाम सीरीज जो है ना ये अपने इंडिविजुअल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं एक ही दफा ये इंडिविजुअल कांस्टेंट यहाँ से बाहर निकाल दूं तो ये तमाम जो अंदर सीरीज मौजूद है ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अब जहन में बात आती है कि सर ये अंदर वाली सीरीज को कैसे कांस्टेंट लेंगे, क्या कांस्टेंट कॉमन लेंगे, क्या करेंगे। तो भाई देखो एक छोटी सी ट्रिक, आपको एक चीज साफ तौर पे दिख रही है कि यहाँ पे दो कांस्टेंट नंबर एक जैसे हैं, सिर्फ ये कांस्टेंट नंबर एक कीड़ा कर रहा है, गंद कर रहा है। ये जो कांस्टेंट नंबर है नेगेटिव 1/16, अगर मैं इसे किसी तरीके से नेगेटिव के 1/32 या सिंपल 1/32 में कन्वर्ट कर दूं तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि भाई मैं इन तीनों नंबर्स को फिर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन से कॉमन ले सकूंगा, है ना भाई। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अंदर वाली सीरीज को सॉल्व करूं तो मुझे ये कांस्टेंट नंबर किसी तरीके से बाहर कॉमन लेने हैं। अब मैं कॉमन कैसे लूं, क्या देखो ये तो 1/32 है, ये भी 1/32 है, मगर ये 1/16 है, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसको मैं कॉमन लूं तो जाहिर सी बात है पहले मुझे इसको 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके पीछे छोटी सी लॉजिक है, और लॉजिक बड़े मजे की है कि भाई अगर आपको किसी चीज को किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट करना है तो मैथ्स आपसे कहता है कि भाई मैथ्स तुम्हारे अब्बा जान की जागीर नहीं है, बाप की जागीर नहीं कि ऐसे कन्वर्ट कर दोगे। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि 16 कन्वर्ट हो जाए किसमें 32 में, तो 16 टू 32 होता है, मुझे मालूम है कि यार मैं क्या चाहता हूँ कि 16 क्या हो जाए 32 में कन्वर्ट हो जाए, मैं ये चाहता हूँ, मुझे बात मालूम है, मैं चाहता हूँ ये बात, मगर ये हमारे अब्बा की मैथ्स नहीं कि ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में 2 में इससे करता हूँ और
ऊपर एक पूरी की पूरी वन की सीरीज है ना, इससे भी टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि हमने क्या करा, हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। यानी कि हमने क्या काम करा, देखो हमने ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे भी टू से मल्टीप्लाई करवाया। ताकि इससे फायदा क्या होगा, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नीचे हमारे पास बन जाएगा 16 2 32। और ये वन का वन एडिड, हम इस वन को नहीं छेड़ रहे। ये जो ऊपर वाला टू है, ये ऊपर वाला टू ऊपर अंदर सीरीज से मल्टीप्लाई करवा देते तो क्या बन जाएगा, अंदर तमाम की तमाम सीरीज के अंदर जो वन आ रहा था वो टू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन गया, 2/5 प्लस का 2/9 प्लस का 2/13 प्लस का डॉट 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 डॉट। और आगे आगे वाली वैल्यूज एडिड है, उनको कुछ भी नहीं छेड़ा हम लोगों ने। उन वैल्यूज को आपने बिल्कुल आंख भर के भी नहीं छेड़ना, उनको आपने आंख से बिल्कुल नहीं छेड़ना मेरा बेटा, उनको नहीं छेड़ना भाई। उनको एज इट इज रहने देंगे हम लोग, उनको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। कहने का मकसद क्या है, क्या काम हम लोगों ने अभी तक किया। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि यार हमने जब यहाँ पे सबमिशन का फॉर्मूला अप्लाई करवा दिया, तो अप्लाई करवाने के बाद मुझे एक चीज यहाँ पे साफ तौर पे दिख रही है, रोजे रोशन की तरह आया है। वो कहते हैं रोजे रोशन की तरह आया होना, कि भाई यहाँ पे अगर मैं इन सीरीजेस को फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहता हूँ, तो मुझे ये कांस्टेंट वाली बवासीर को, कांस्टेंट वाली बेगरती को, कांस्टेंट वाली फनकारी को, कोई भी नाम आप इसका दो, आप अच्छा नाम दो बुरा नाम दो। देखो मेरे पढ़ाने का आदत बड़ा चिल माहौल होता है, इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को एंगेज करता हूँ, किसी कोचिंग में भी किसी जगह पे भी, क्योंकि मैं समझता हूँ यार बच्चों को आसान भाषा समझ में आती है, ना कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, वो ऑब्वियसली बच्चों को क्लियर नहीं होती। तो भाई कांस्टेंट वाली टर्म को आपने क्या करना है, बेसिक अंदाज में कॉमन ले लेना है। अब ये कॉमन कैसे लेंगे, देखो ये तो 1/32 है, ये भी 1/32 कॉमन ले सकता हूँ इन दो, मगर ये 1/16 था, तो इसको पहले हमने 1/32 में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट करा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। तो नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करवा दी, क्योंकि हमने 1/32 कॉमन लेना है, इसलिए ऊपर हम 2 नहीं लेकर आए, बल्कि हमने उस 2 को अंदर सीरीज के साथ भेज दिया मल्टीप्लाई करवाने के लिए, ताकि यहाँ पे भी 1/32 बन जाए। अब फाइनली 1/32 इस पूरी की पूरी सीरीज से क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। जब आप 1/32 अब इस पूरी की पूरी सीरीज से कॉमन ले लोगे, तो अब देखो ब्रैकेट में क्या बन गया, ये बन गया 1 प्लस का 1/5 प्लस का 1/9 प्लस का डॉट 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 एज इट इज। अब देखो यहां से मैंने 1/32 कॉमन लिया है, तो जाहिर सी बात है जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस साइन तमाम वैल्यू साइन क्या कर देगा, कन्वर्ट करवा देगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का 2/5, नेगेटिव का 2/9, नेगेटिव का 2/13, और इसी तरीके से प्लस का डॉट 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 आगे, सॉरी नेगेटिव के अंदर सारी वैल्यूज आ गई, नेगेटिव का डॉट डॉट एज आ गया। और इसका आगे क्या हो जाएगा, देखो 1/32 को भी हमने कॉमन ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कॉमन चला जाएगा बाहर। तो अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या मौजूद है, 1/9 प्लस का 1/13 प्लस का 1/17 प्लस का डॉट 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 डॉट, ये चलता जाएगा। बात समझ पा रहे हो मेरा बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, हमने इस पूरी की पूरी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके चले गए। इस पूरी की पूरी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, देखो जो टर्म कॉमन ले रहे थे आपने सिंपल तरीके से कॉमन लेके बाहर निकाल दी, तो अब आप अंदर वाली सीरीज को हम सॉल्व करवा सकते हैं। सही है ना, यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं भाई, यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो भाई यहाँ तक हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से आपने इन कॉन्स्टेंट टर्म्स को कॉमन ले लिया। अब देखो फायदा क्या है, अब आपने बेसिक मैथ से, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लगता है लग रहा है मुश्किल है, बट बिलीव मी बहुत आसान है। जब हाथ से आप करने बैठोगे आपको लिटरली मजा आएगा। अब देखो जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे आपको ये वाली जो सीरीज पूरी मिल रही है नेगेटिव के 2 की मिल रही होगी, नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 2/9, नेगेटिव 13। और यहाँ से अगर आप देखो ना, जो फर्स्ट सीरीज की वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू तो इसकी 1 है, दूसरी 1/5 है, मगर यहाँ से देखो 1/9 के जितने भी ऑनवर्ड्स नंबर होंगे वो थर्ड सीरीज में भी आपको मिल रहे होंगे। जितने भी आपके पास यहाँ पे 1/9 के ऑनवर्ड जो भी नंबर होंगे, प्लस के बाद के 1/9 के ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे, तो वो जाहिर सी बात है आपको थर्ड सीरीज में भी मिलने हैं। और चूंकि इसमें भी प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस का साइन है, तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो गए, इससे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरीके से प्लस का 1/13 प्लस का 1/13 क्या होगा, नेगेटिव 2/13 कैंसिल आउट कर देगा। फिर प्लस का 1/17 इस सीरीज का प्लस का 1/17 क्या बन जाएगा, 2/17 हो जाएगा। वो इस सीरीज का 2/17 नेगेटिव 2/17 क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। इस तरीके से फनकारी चलती जाएगी, इस तरीके से मेरा बेटा ये फनकारी जो होगी हमारी चलती जाएगी। तो खाली हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, जो चीज बचेगी उसको देख लो। हमारे पास यहाँ पे ये बचे 1 बचेगा, 1/5 बचेगा, और ये नेगेटिव का 2/5 बच रहा होगा। बाकी पूरी की पूरी सीरीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास ये क्या बन गया, ये देखो ये हमारे पास आंसर के तौर पे क्या आ जाएगा, 1/32, यहाँ से 1 प्लस का 1/5 माइनस का 2/5, ये फाइनल वैल्यू हमारे पास बच रही होगी इस पूरी सीरीज से। मैं दोबारा समझा देता हूँ ये सारा काम क्या किया है। देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं सारी चीज रिपीट करने को तैयार हूँ अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है। देखो सिंपल तरीके से हमने क्या फंक्शन परफॉर्म किया, हमने कहा कि यार देखो हमने सिंपल तरीके से समीशन का फॉर्मूला आया था, हमने समीशन को अप्लाई कर दिया। समीशन कैसे अप्लाई किया, तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई आपने शुरू की 3 टर्म ले ली इसकी, शुरू की 3 टर्म ले ली इसके लिए, शुरू की 3 टर्म ले ली इसके लिए, और जो भी बाहर चूंकि कांस्टेंट टर्म हमारी कॉमन नहीं थी, पहले हमने कांस्टेंट टर्म को आपने सिमिलर बनाया, उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म को भी यहाँ से कॉमन ले लिया। जब आपने कांस्टेंट टर्म को एक ही दफा बाहर कॉमन लेके लिख दिया, तो अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है जो आपका पहली वाली सीरीज है वो एडिट ब्रैकेट उसका ओपन हो गया, जो दूसरी वाली सीरीज थी उसका नेगेटिव साइन तमाम टर्म से आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो नेगेटिव के अंदर पूरी सीरीज आ गई। और जो तीसरी सीरीज थी वो ये आ रही थी 1/9, 1/13, 1/17। आपको अब एक बात यहाँ पे क्लियर हो रही है, क्या देखो ये जो पहली वाले वैल्यूज
वैल्यू है 1 और ये दूसरी वाली वैल्यू फर्स्ट सीरीज की पहली और दूसरी वैल्यू, ये किसी भी सीरीज के अंदर नहीं आ रही, तो उसको मैंने अलग से मार्क कर लिया फॉर एग्जाम्पल। अब देखो मुझे एक बात साफ दिख रही है, पहली सीरीज की जो तीसरी वैल्यू 1/9 और थर्ड सीरीज की पहली वैल्यू 1/9, दोनों पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बन जाएगा, 1/9 प्लस का 1/9 क्या हो जाएगा, प्लस का 2/9 हो जाएगा। तो ये 2/9 इस नेगेटिव 2/9 को क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर रहा होगा। इसी तरीके से ये आगे इसका अगला नंबर जो होगा 1/13 होगा, वो 1/13 ये 1/13 ऐड होगा, तो इस नेगेटिव को 2/13 को कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से 1/17 कैंसिल आउट कर रहा होगा। तो आपने सिर्फ तीन तीन टर्म्स के ऊपर काम करना है, आपने इतनी डेप्थ के अंदर नहीं जाना, इतनी डेप्थ में जाके तो मैं समझा रहा हूँ आपको, आपने सिर्फ स्टार्टिंग के तीन तीन टर्म्स के ऊपर काम करना है, इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर। और इस तरह कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग के तीन ही टर्म्स के ऊपर काम करना है, उससे आपको फाइनली आपकी पहली सीरीज की दो टर्म्स और दूसरी सीरीज की एक टर्म या दो टर्म आपको मिल जाया करेंगी। अब आपने सिंपली उनको सिंप्लीफाई करवा लिया, तो ये देखो ये जो 1 है 1/5 है और ये नेगेटिव का 2/5 है, ये तीन नंबर किसी भी सीरीज में नहीं आ रहे होंगे, तो इनके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, इनके अलावा बाकी तमाम वैल्यूज क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। आप खुद से भी हाथ से भी करके चेक कर सकते हो, जब तक आप हाथ से नहीं करोगे मेरे बेटा, आपको सारी बात वैसे क्लियर नहीं होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, हाथ से करना बड़ा जरूरी होता है। तो अब देखो ये 1/32 का 1/32 एज इट इज, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कैलकुलेटर आपका मौजूद है ना मेरे बेटा, कैलकुलेटर मौजूद, सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन गया आपके पास है 1 प्लस का 1/5 माइनस का 2/5, तो सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आपके पास आ जाएगा सिंपली 4/5 के बराबर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 4 1 4 4 8 32, तो 5 8 किसके बराबर होता है, 40 होता है। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन की सीरीज का आंसर आ रहा है। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को इसमें कोई मसले की बात। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं रिपीट करने को तैयार हूँ पूरा क्वेश्चन 10,000 दफा, मैंने ये बहुत डिटेल में इतनी डेप्थ में किसी टीचर ने नहीं आपको पढ़ाया होगा क्वेश्चन, हर टीचर 10 मिनट में 5 मिनट में 15 मिनट में सॉल्व करवा देगा। टाइम चेक कर लीजिएगा बेटा, आधे घंटे ज्यादा घंटे से एक क्वेश्चन को मैं लगाया, क्यों लगाया मैंने, इसलिए कि आपको सारी बात क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग सारी बातें वही हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको जो है ना डिफरेंट सीरीज गिवन होगी कंबाइंड फॉर्म में, आपने उनको इंडिविजुअल तरीके से ब्रेक करना है, आपने उनकी इंडिविजुअल जनरल टर्म्स को फॉर्म करना है, और फिर उन इंडिविजुअल जनरल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कंबाइंड जनरल टर्म फॉर्म करनी है। जो स्टेप नंबर 1 हमारा होता है अभी तक का, जो कंबाइंड जनरल टर्म आएगी उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन सिंपल तरीके से अप्लाई करते हो, सारी बातें आपको क्लियर है, बट यहाँ पे खाली डिफरेंस क्या है, अगर दो से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली तीन फैक्टर्स की थोड़ी टफ हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, बाकी रहती वही सेम ही है, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। और आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, जब आप मुझसे पढ़ो, मैंने बहुत डिटेल में एक चीज आपको समझाई है, भाई आप किसी नॉर्मल मैथमेटिशियन नहीं पढ़ रहे, आप एक इंजीनियर से मैथ्स पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह सही है ना मेरा बच्चा। तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करवा दी, फिर आप समीशन को अप्लाई करवाते हैं। अब देखो चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी तक की बात की हुई है, चूंकि इन्फिनिटी तक की बात की हुई है, इसलिए हम लोगों ने सारी सीरीज को क्या किया, ओपन किया है। ओपन करने के ऊपर आपको शॉर्ट ट्रिक बस अपने ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इस पूरी चीज में कंफ्यूजन हो रही है, इस चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो भाई अपने जहन में सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक रखो, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या रखो कि भैया हमेशा क्या करोगे, इन सीरीज को ओपन किया करोगे स्टार्टिंग थ्री टर्म्स तक के अंदर, फिर कॉमन लिया करोगे कांस्टेंट वैल्यू को, हमेशा हमेशा इस स्टेप को अपने जहन में रट लो बेशक। हालांकि मैंने आपको उसके ओरिजिनल मेथड सिखा दिया, बट अगर किसी बच्चे को शॉर्ट ट्रिक अपने जहन में बिठानी है तो उसका ओरिजिनल मेथड रट लो अपने जहन में। क्या मेथड है कि भाई हमेशा समीशन जब अप्लाई करोगे तो स्टार्टिंग की तीन टर्म्स को सीरीज की ओपन करना, कांस्टेंट टर्म को हर सीक्वेंस के साथ जो कांस्टेंट टर्म है, हर सीक्वेंस के साथ जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के क्या कर लो, कॉमन लेके बाहर निकालो, सीरीज आपस में सिंप्लीफाई होगी, प्लस माइनस होगी, हमेशा पहली वाली सीरीज की दो या एक टर्म और दूसरी सीरीज की एक या दो टर्म्स आपको बचेंगी, उनको सिंप्लीफाई करोगे, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। सिंप्लीफाई करने पे काटा मिटी करने पे आपको फाइनली आंसर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग यार। बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती है, कमेंट सेक्शन में सबका रिप्लाई मुझे चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे तमाम बच्चों का रिप्लाई चाहिए कि भैया ये क्वेश्चन क्लियर होता है कि नहीं होता। देखो अगर मैं रात के 4 बजे बैठ के वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं, हालांकि मुझे उससे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो मेन पर्पस क्या है कि भाई वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता किसी कोचिंग सेंटर को, वो बच्चा जो मेरे चैनल के ऊपर मेरी राह तकता है कि सर हाशिम पढ़ाएंगे इस टॉपिक को तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो मुझे अक्सर मैसेज करता रहता है, तो भाई उसके साथ क्या जारी है। द पॉइंट इज डेट कि यार मेरी कोशिश ये कि वो बच्चा जिसको लगता है कि भाई इंटर किताब कोई बड़ी मुश्किल किताब है, मेरे प्यारे शागिर्दों बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, बहुत आसान किताब है, आपने खाली थोड़ी सी कंसंट्रेशन देनी है। आपको लग मुश्किल रही क्योंकि आपने पहली दफा इसको पढ़ रहे हो, बट इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी किताब है। आपने भी पहला क्वेश्चन समझा ना, आपके जहन में भी क्वेश्चन हैं, आपके जहन में भी मसले मसाइल हैं, मुझे मालूम है आपके जहन में भी मसले हैं, मुझे मालूम है आपके जहन में भी कंफ्यूजन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना और अंशु कर हो जाएगा। अभी जितना टाइम हमने पहले क्वेश्चन में लगाया ना, उसके स्टार्टिंग के 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर दूसरा क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, आपको सारी बात अब एक दफा क्लियर कर दी ना, अब दूसरा क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, और समझेंगे सारे के सारे मसले आप लोगों के इंशाल्लाह भी चुटकी बजा के हल हो जाएंगे। तो भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन वही बेसिक बात कही जा रही है, आपको सीरीज गिवन है, हमें सम कैलकुलेट करना है, अब टिल इन्फिनिटी तक की टर्म्स मौजूद हैं। भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सिंपल सीरीज नहीं आ रही है। 5.2 के क्वेश्चन की पहचान क्या है आपके पास कि भाई मल्टीपल
सीरीज के अंदर एक ही कॉमन टर्म होगी, यानी कि कॉमन टर्म जो होती है पूरी की पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई हो रही होती है, तमाम टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रही होती है। और 5.3 के अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो होता है हमारे पास सिमिलर होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का देखिए तरीकेकार ये है कि आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर कंसीडर करना है, आपको साफ तौर पे दिख रहा है कि हर टर्म के नीचे एक एक हमारे पास ये जो तीन तीन नंबर्स आ रहे हैं, हर इस सीरीज की हर टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास तीन तीन नंबर आ रहे हैं। तो हम सबसे पहले पहली वाली नंबर्स की सीरीज एक बना लेते हैं, 1,4,7, डॉट डॉट डॉट। इसी तरीके से मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पे फिर दूसरे नंबर्स की एक सीरीज हम फॉर्म कर सकते हैं कि हर टर्म के डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास ये दूसरे टर्म्स की जो सीरीज आ रही है, यानी कि दो 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 की जो सीरीज आ रही है दूसरे दूसरे नंबर की, कौन कौन सी है, ये 4, 7 और 10 वाली। इससे हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज बन सकती है। और इसी तरीके से हमारे पास एक तीसरे नंबर के ऊपर जो इंडिविजुअल सीरीज बन सकती है वो हो सकती है 7, 10 और 13 वाली। और ये कहाँ तक है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। तो हमने अब करना है कि हमने सिंपल तरीके से इनके इंडिविजुअल सीरीज को फाइंड कर लेना है। तो यार अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद से जल्दी से इंडिविजुअल सीरीज इनकी फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मेरे ख्याल में बन रही होगी 3n-2, इसकी इसकी एनटीएच टर्म आपके पास आएगी 3n+1। और इसकी आपके पास आ सकती है, अल्लाह भला करे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3n+4। तो आपने कैलकुलेटर उसको खुद से बैठ के सॉल्व करना है। सॉल्व करने के ऊपर आपके पास ये इनकी जनरल टर्म्स आ जाएंगी, आपके पास ये इन तमाम इंडिविजुअल सीरीज की लास्ट टर्म्स की वैल्यूज आ जाएंगी। देखो सिंपल सी बात है यार, अब मैं इसको थोड़ी बताऊंगा, आपने कैसे करोगे, आपको एक ही वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1, कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 4 में से एक गया 3 के बराबर, सही है ना, फॉर्मूले में डालोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक ही वैल्यू गिवन है 4, कॉमन डिफरेंस गिवन होगा 7 में से 4 गया, इधर भी 3। इधर आपको एक ही वैल्यू गिवन है 7, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या गिवन होगा, 10 में से 7 गया 3 के बराबर, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 3 होगा। तो ये आपके पास सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीजेस की जर्नल टर्म्स आ गई, इंडिविजुअल सीरीज की। तो भाई चूंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स सीरीज गिवन थी, तो हमने क्या करा, उस कॉम्प्लेक्स सीरीज को तीन इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ब्रेक करके उनकी जर्नल टर्म पहले निकाल ली। और अब अपनी पूरी उस कॉम्प्लेक्स सीरीज की जर्नल टर्म अगर फॉर्म करना है, अगर मुझे अब अपनी इस कॉम्प्लेक्स सीरीज की जर्नल टर्म को फॉर्म करना है, तो कैसे निकालेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे an लिख दो, उसका भी वही मतलब है, या फिर आप चाहे लिख दो नाउ एनटीएच टर्म, नाउ एनटीएच टर्म। तो भाई देखो इन तमाम सीरीज में चूंकि ऊपर हमेशा 1 होगा और 1 होना चाहिए, तो देखो ऊपर तो 1 का 1 आ जाएगा। और नीचे डिवीजन के अंदर देखो, या चूंकि नीचे डिवीजन में तीन तीन नंबर्स हैं, चूंकि नीचे डिवीजन में तीन तीन नंबर्स हैं, तो पहले वाले जो नंबर्स हैं उनकी सीरीज की जर्नल टर्म किसके बराबर आई, ये आई 3n-2 के बराबर। किसके बराबर आ गई, 3n-2 के बराबर। और फिर जो दूसरे दूसरे नंबर्स हैं उनकी जर्नल टर्म की आपके पास वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये आई 3n+1 के बराबर। ये किसके बराबर आ गई मेरा बेटा, 3n+1 के बराबर। और फिर हमारे पास जो तीसरे नंबर के ऊपर टर्म है, ये क्या है, 3n+4। ये क्या है, 3n+4। तो इसकी जनरल टर्म किसके बराबर है, 3n+4 के बराबर है। किसके बराबर है भैया, 3n+4 के बराबर है। अब हम अपने सबसे पहले नंबर के ऊपर अपने सीक्वेंस की जनरल टर्म को फॉर्म कर लेना है। तो ये स्टेप नंबर 1 होता है, सबसे आसान स्टेप है कि भाई अपने इंडिविजुअल सीरीजेस की जनरल टर्म निकालने के बाद कंप्लीट सीरीज की जनरल टर्म को फॉर्म कर लेना। ये सबसे आसान काम है यहां तक का। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात सबको पल्ले पड़ती है, किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी की बात, इसमें कोई मसला वैसे होना नहीं चाहिए क्योंकि बेसिक सी बात है। तो आपने सबसे पहले ये काम कर लिया। अब क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन पे इसको ब्रेक डाउन करना होगा। तो आप लिख दीजिए बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इधर देखो आपके पास क्या है, ये है 1/3n-2 इंटू 3n+1 इंटू 3n+4। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर इसको भी सॉल्व कर रहे होंगे। फाइनली हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के ऊपर। आपने जो अपने क्वेश्चन की जनरल टर्म फॉर्म करी, कंप्लीट क्वेश्चन की, उसको मैंने एक दफा पे लिख दिया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ब्रेक करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करते हैं, देखो जो कंबाइंड आपके पास फैक्टर्स होते हैं उनको इंडिविजुअल फैक्टर्स के अंदर हम ब्रेक करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला फैक्टर आ रहा है 3n-2, इसको अलग से जाके लिख दिया, फिर प्लस का साइन। फिर हमारे पास आ रहा है 3n+1, इसको अलग से ले जाके लिख देंगे। फिर हमारे पास आ रहा है 3n+4, इसको अलग से ले जाके हम लिख देंगे। यानी कि जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं उनको हम बना लेते हैं। कंबाइंड आपके पास जो कॉन्सेप्ट होता है कंबाइंड वेरिएबल्स का, कंबाइंड फैक्टर्स जो होते हैं उनको इंडिविजुअल फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं, और ऊपर हम लोग उतने ही अननोन्स लिख देते हैं। यानी कि जितने आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स फॉर्म होते हैं उतने उसके ऊपर अननोन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे चूंकि तीन हमारे पास इंडिविजुअल फैक्टर्स हम लोगों ने बनाए, तो उसके ऊपर तीन ही आपने अननोन्स को लिख देना है, A, B और C। इसको आप बेशक अपनी इक्वेशन अल्फा कह दीजिए। अब हम क्या करेंगे,
करेंगे, सिंपल एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो देखो ये वाली जो साइड है ये एज इट इज रहेगी, ये 1/3n - का 2 इंटू 3n+1 इंटू 3n+1 इंटू 3n+4, ये हमारे पास एज इट इज की एज इट इज रहेगी। यहाँ पे आपने सिंपल तरीके से एलसीएम क्रिएट कर देना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, तमाम बच्चों को आइडिया है कि एलसीएम लेने का तरीकेकार सिखा चुका हूं, कि नीचे आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। नीचे आपने इन तमाम की तमाम वैल्यूज को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ओके भाई, जल्दी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और ऊपर देखिए, ऊपर जो आपके पास अननोन ए है, जाहिर सी बात है इस ए के नीचे पहले से 3n - का 2 था, तो रिमेनिंग टू टर्म्स यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रही होंगी, जो कि क्या क्या है, 3n+का 1 और 3n+का 4। इसी तरीके से प्लस के साइन के बाद जो ये बी है, बी के बाद पहले से क्या मौजूद है, 3n+का 1, तो इसके अलावा वाले दोनों फैक्टर्स ऊपर आके मल्टीप्लाई हुए होंगे एलसीएम के लिए। मैंने आपको कंबाइंड एलसीएम लेना लास्ट क्वेश्चन में सिखाया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे, 3n+का 4। इसी तरीके से हमारे पास जो अब थर्ड अननोन है सी, तो भाई देखो सी के पास पहले से 3n+का 4 मौजूद है, तो बाकी के दो अननोन ऊपर आ रहे होंगे, जो कि हमारे पास क्या क्या होंगे, 3n - का 2 और 3n+का 1 और 3n+का 1। इस तरीके से हमने काम कर दिया। अब क्या करेंगे फाइनली, अब आपने सिंपल नीचे हमेशा ये देखो, ये वाली जो टर्म है और ये वाली टर्म हमेशा कैंसिल आउट हो जाएगी एलसीएम के बाद। उसके बाद आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ जाएगी 1 = a × 3n+का 1 a × 3n+का 1 इंटू 3n+का 4 प्लस का बी, और बी के आगे क्या होगा, 3n - का 2 इंटू 3n+का 4 इंटू 3n+का 4, आगे प्लस के सी के बाद 3n - का 2 इंटू 3n+का 1 एज इट इज का एज इट इज। इसको आप अपनी इक्वेशन नंबर बीटा कह लेंगे। और जब हम एलसीएम लेने के बाद टर्म्स को काट के लिख देते हैं, उसके बाद हमारा से बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है कि हम बारी बारी अब इन इंडिविजुअल फैक्टर्स को जीरो के बराबर सपोज करेंगे और अपने अननोन की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखो पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, ये 3n - का 2 है, इसको हम जीरो पे सपोज कर ले, तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -का 2 वहां पे जाएगा तो +का 2/3 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर जब हम इस n की वैल्यू को पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर बीटा में आप n की वैल्यू 2/3 पुट कर दीजिए, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो भाई थोड़ी सी माइंड गेम अब यूज करनी है, माइंड गेम के ऊपर जाएंगे कैसे, कि यार देखो ये 1 का 1 तो यहाँ पे एज इट इज इक्वल टू के बाद, अब देखो अगर मैं यहाँ पे ए के अंदर हमारे पास जो फैक्टर ए है, इसके अंदर अगर मैं n की वैल्यू पुट करूं 2/3, तो देखो ये 3 से 3 कट गया, 2+1, एक तो यहाँ पे 3 आ गया, और 3n+के 4 पे क्या हो जाएगा, 2/3, तो 3 से 3 कट गया, 2+4 6 हो गया। ओके यहाँ पे बी वाले फैक्टर पे क्या होगा, बी वाला फैक्टर जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, वैसे इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि भाई देखो जिस फैक्टर के पास जो है ना ये वाला फैक्टर नहीं है, तो जाहिर सी बात है वहां से उसकी वैल्यू तो आ जाएगी, अदर टू की वैल्यूज नहीं आ रही होगी। देखो 3n - का 2 इधर भी है इधर भी है, तो इसका मतलब ये दोनों जीरो बन रहे होंगे। चूंकि ए के पास नहीं था ये, इसका मतलब ए की वैल्यू आएगी, बाकी दो की वैल्यू नहीं आ रही होगी। एक शॉर्ट ट्रिक है, बट इसको मैं समझा भी देता हूँ कैसे काम कर रहे हैं। कि देखो जब बी में आप एन की वैल्यू पुट करोगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एन जब 2/3 रखूंगा, तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 - का 2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म जीरो हो गई। इसी तरीके से सी वाले के अंदर यहाँ पे भी 3n - का 2 इंटू 3n+ का 1 आ रहा है, तो अगर मैं n की वैल्यू 2/3 रखता हूँ, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये n 2 - 2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा बेटा, कैंसिल आउट हो रही होगी। तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से आपके पास सिर्फ ए की वैल्यू आ रही होगी, और वो क्या आ जाएगी, 6×3 = 18 ए, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/18 के बराबर, 1/18 के बराबर आ जाएगी। सिंपल इज डेट। अच्छा है, अब आपने पहला फैक्टर निकाल लिया, अब दूसरा फैक्टर भी इस तरीके से निकालेंगे। देखो दूसरा फैक्टर क्या है, 3n+का 1, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है, 3n+का 1 = 0 के बराबर सपोज कर लूंगा। n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -का 1/3। शॉर्ट ट्रिक देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या आपको बताई कि अब देखो खुद सोचो, ये 3n+का 1 इन तीनों में से किसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं होगा वहां से उस वेरिएबल की अननोन की वैल्यू आएगी, बाकी दोनों की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। तो डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि यार देखो 3n+1 इसके पास भी, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, 3n+1 इसके पास भी, ये भी जीरो हो जाएगा, खाली बी वाले के पास नहीं है, तो इसका मतलब बी फैक्टर की वैल्यू आ रही होगी। सही है ना, आप डाल के भी चेक करना चाहिए, डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर बीटा के अंदर हमारे पास ये ए वाली फैक्टर भी जीरो हो जाएगा, और सी वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। खाली बी वाले फैक्टर की वैल्यू आ रही होगी, और वो क्या आएगी कि देखो एन की वैल्यू जब मैं -का 1/3 रखूंगा, -का 1/3 रखने के ऊपर 3 से 3 कट गया, -1 -2 क्या बचा, -का 3 बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -का 1 /3 रखने के ऊपर, तो -का 1 + का 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 के बराबर। सही है ना भैया, तो क्या बन गया, -का 9 हो गया। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1 = -का 9 इंटू बी, तो आपके पास बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/9 या -का 1/9। बी की वैल्यू सिंपल तरीके से -का 1/9 आ गई। इसी तरीके से हम लोग सी की वैल्यू भी निकाल लेंगे।
सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्या निकाल लेंगे, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास सिंपल तरीके से थर्ड फैक्टर क्या है, 3n प्लस का 4, इसको भी आप जीरो के बराबर कंसीडर कर लोगे। 3n प्लस के 4 को भी जीरो के बराबर कंसीडर कर लूंगा, तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 4 डिवाइडेड बाई 3। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि देखो आप विद इन सेकंड्स में आइडिया कर सकते हो कि आपके पास किस अननोन की वैल्यू आ जाएगी और बाकी कौन से जीरो हो रहे होंगे। देखो मुझे साफ तौर पर बात दिख रही है कि 3n प्लस 4 इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तो जब मैं इन दोनों के अंदर ये n की वैल्यू पुट करूंगा तो ये a वाली टर्म भी जीरो होगी, b वाली टर्म भी जीरो होगी, खाली c वाले से वैल्यू आ रही होगी। आप चाहें तो करके भी चेक कर लीजिए, बट मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक जो बताई वो परफेक्ट है। तो भाई देखो a की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, प्लस के साइन के बाद b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि जाहिर सी बात है उनमें मौजूद है ना, जब मैं उनमें n की वैल्यू डालूंगा तो ऑब्वियसली जीरो के बराबर आपको वैल्यू देंगे। अब हाँ, मगर c के अंदर ये नहीं होगा, c के अंदर क्योंकि मौजूद नहीं है 3n प्लस 4, यहाँ से वैल्यू आएगी। तो भाई देखो जब मैं यहाँ पे n की जगह पे नेगेटिव का 4/3 रखूंगा तो 3 से 3 कट गया, -4 -2, ऑब्वियसली ये हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 6, क्या हो जाएगा नेगेटिव का 6। और आगे क्या है 3n प्लस का 1, 3n प्लस के 1 में जब मैं नेगेटिव का 4/3 रखूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कट गया, -4 प्लस 1, ऑब्वियसली इट विल बिकम -4 प्लस 1 नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 3 तो नेगेटिव का 18 बन गया, ये क्या बन गया नेगेटिव का 18। तो 1 इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया प्लस का 18 इंटू सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर, सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 18 के बराबर। अब जब आपने अपने तीनों अननोन की वैल्यूज निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, इनको फाइनली अपनी इक्वेशन अल्फा के अंदर पुट करवा देंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इस तरफ ले जाता हूँ इसको, इक्वेशन नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स। तो भाई इक्वेशन अल्फा क्या बन जाएगी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि हमारे लिए देखना आसान हो जाए, ये हमें यहाँ से कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन अल्फा बिकम्स, देखो क्या बन रहा है 1 डिवाइडेड बाय, इक्वेशन अल्फा क्या हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस का 2 इंटू 3n प्लस का 1 इंटू 3n प्लस का 4, और इक्वल टू के बाद हमारे पास क्या था a डिवाइडेड बाई 3n माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाई 3n प्लस 1 प्लस c डिवाइडेड बाई 3n प्लस का 4, यही है ना भाई, देख लो यहाँ पे यही है एग्जैक्टली। तो इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो भैया देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या क्या वैल्यूज आ रही है उनको प्लॉट कर देते हैं। a की वैल्यू देखो क्या है 1 डिवाइडेड बाई 18, तो 1/18 का 1/18, और नीचे क्या मौजूद है 3n माइनस का 2 एज इट इज। आगे क्या है b डिवाइडेड बाई 3n प्लस का 1, बी की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 9, तो नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज, और नीचे वाला वेरिएबल क्या है 3n प्लस का 1, और फिर आगे क्या है c डिवाइडेड बाय 3n प्लस का 4। तो c की वैल्यू भी पॉजिटिव का 1/18 आई है, तो 1/18 का 1/18, और फैक्टर क्या था हमारे पास 3n प्लस का 4, तो वो आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने अपनी फाइनली इक्वेशन अल्फा में अननोन की वैल्यूज को प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या हो गया, एंड हो गया। हमारा पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट एंड हो गया, हमें ये आंसर मिल गया। जब ये आंसर आपने निकाल लिया ना, अब सारी चीजें अब आसान है, अब जिंदगी आसान है भाई। ये पार्ट कैसे निकालते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हुए, क्वेश्चन 1 में भी किया, 2 में भी किया, 3 में भी किया, 4 में भी कर लिया। अब तो आपको ये अजबर याद हो चुका होगा इंशाल्लाह। अब करना क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे कैसे, क्या फाइनली हम लोगों ने समीशन को अप्लाई कर देना है। तो अब क्या करेंगे, समीशन को अप्लाई कर देना है, तो समीशन जो सिंबल है वो इधर भी आ जाएगा, समीशन का सिंबल इस पूरी टर्म पे भी। और समीशन कहां तक का है, क्या कहा हुआ क्वेश्चन, सम निकालिए इन्फिनिटी तक का, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक का आ गया सिंबल। और यहाँ पे क्या है 3n माइनस का 2, आगे 3n प्लस का 1, आगे 3n प्लस का 4, 3n प्लस का 4। अब आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वाली साइड है ना, हमने क्वेश्चन को जनरल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो ये साइड आई, हमारी आंसर वाली साइड राइट हैंड साइड है। इसके ऊपर भी पूरे के ऊपर समीशन अप्लाई कर दिया जाएगा, समीशन 1 से लेके इन्फिनिटी तक इस पूरी की पूरी टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। 1/18 इंटू 3n माइनस का 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3n प्लस का 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3n प्लस का 4। तो इस पूरी की पूरी टर्म पे क्या कर देंगे, समीशन को अप्लाई कर देंगे। तो ये समीशन इस टर्म पे भी जाएगा, इस टर्म पे भी जाएगा, और इस वाली टर्म पे भी जाएगा, जाहिर सी बात है। अब इस वाली टर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे एडिट चलती रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम अपनी इस वाली राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा भाई, अब समीशन बारी बारी सेंड कर दीजिए। तो समीशन एक दफा अप्लाई हो जाएगा पहली टर्म के ऊपर, तो 1/18 चूंकि कॉन्स्टेंट टर्म है पहले आ जाएगी, समीशन आपने सिंपल तरीके से अप्लाई कर देना है 1 डिवाइडेड बाय 3n माइनस के 2। इसी तरीके से आगे क्या है 1/9 का 1/9 एज इट इज, समीशन हम लोगों ने अप्लाई कर देना है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, किसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1 के ऊपर। इसी तरीके से प्लस का 1/18 एज इट इज, समीशन हम लोगों ने अप्लाई कर देना है किसके ऊपर, ये अप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय
3n प्लस के 4 के ऊपर। अब आपने सिंप्लीफाई इसको करना है। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाना है, क्वेश्चन बताया बस आपको इन्फिनिटी तक का सम निकालना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसकी सीरीज को ओपन कर लेंगे। सीरीज को ओपन कैसे करेंगे, स्टार्टिंग की तीन तीन टर्म्स तक। तो भैया कैसे करेंगे, देखो ये 1/18 का 1/18 एज इट इज। अब यहाँ पे जब सीरीज को मैं ओपन करूंगा तो कैसे ओपन करूंगा, देखो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो हमें सम निकालना है। तो हम एक दफा n की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो 1 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, 3 माइनस का 2, ऑब्वियसली 1 ही आ जाएगा। फिर प्लस के साइन के बाद अब जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस का 2 4, तो 1/4 आ जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 3 9, 9 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1/7 आ जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा टिल इन्फिनिटी। तो डॉट 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 बना दिए मैंने। आगे देखो, आगे आ रहा है माइनस का 1/9, आगे क्या आ रहा है माइनस का 1/9, तो आगे भी सॉल्व वैसे ही करेंगे। आगे हम इसको 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के ऊपर ओपन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 प्लस 1, 1 प्लस 3 1 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो ये बन गया 1/4 के बराबर। आगे क्या हो जाएगा भैया, 3 की n की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा, 3 2 6, 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, तो 1/7 बन गया। उसके आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, उसके आगे हमारे पास हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तो 1/10 बन जाएगा मेरा बेटा। और इस तरीके से चलता जाएगा, सिर्फ तीन टर्म्स को ओपन करना है। और फिर थर्ड वाली सीरीज को भी ओपन कर लीजिए, तो देखो 1/18 का 1/18 एज इट इज। और यहाँ पे अगर थर्ड टर्म सीरीज को मैं ओपन करूंगा तो कैसे ओपन करूंगा मेरा बेटा, सिंपल n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 3 + 4, 3 + 4 इज बेसिकली 7, तो 1/7 बन गया। फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 2 6, 6 + 4 ऑब्वियसली 10 हो जाएगा। उसके आगे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, उसके आगे 3 2 3 3 9, 9 + 4, 9 + 4 इज 13, तो 1/13 बन गया हमारे पास। और प्लस का डॉट 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 एज इट इज। तो भाई ये क्या स्टेप करा कि आपने जो आपके पास ये सिंपल तरीके से सीरीजेस आ रही थी सम की, आपने इनको ओपन कर दिया सिर्फ शुरू के तीन तीन टर्म्स के ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो अब हमारी कोशिश क्या होगी कि हम इन पर्टिकुलर सीरीजेस को जो हमने ओपन किया इनको सॉल्व करना है। मगर सॉल्व करवाने के लिए जाहिर सी बात है, पहले इन कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इन कांस्टेंट टर्म्स को रिमूव करना पड़ेगा। और ये कांस्टेंट टर्म्स हम कैसे रिमूव करें, देखो यहाँ पे 1/18 है, यहाँ पे 1/9 है, यहाँ पे 1/18 है, तो हमें क्या करना है, हमें इस वाली टर्म को भी 1/18 में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करके। हम क्या करेंगे भैया, हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ताकि नीचे क्या बन जाए, 1/18 बन जाए। तो भाई देखो यहाँ पे 1/18 का 1/18 एज इट इज। आगे क्या है, 1 प्लस का 1/4 प्लस का 1/7 प्लस का डॉट 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 डॉट। आगे नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 9 2 18 एज इट इज। देखो ये क्या स्टेप किया है, क्योंकि 2 जो है अंदर वाली पूरी टर्म से क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई। तो बेशक अभी ना करो, अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो नेगेटिव का 2 चलो एज इट इज ऊपर अभी मौजूद है। और यहाँ पे क्या है, 1/4 प्लस का 1/7 प्लस का 1/10 प्लस का डॉट 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 डॉट। और आगे क्या है, आगे है हमारे पास प्लस का 1/18 एज इट इज, 1/7 1/10 1/13 प्लस का डॉट 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 एज इट इज, सही है ना भैया। ओके अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। कैसे कि अब आप इस पूरी की पूरी टर्म से 1/18 को कॉमन ले लेंगे। 1/18 को क्या लेंगे, इस पूरी टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं। तो भाई 1/18 को अगर मैं पूरी की पूरी टर्म से कॉमन ले लूं, तो इस बड़े ब्रैकेट के अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। 1 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस का डॉट 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 डॉट। हमने देखो यहाँ से 1/18 कॉमन लिया है, तो नेगेटिव का 2 मौजूद है। जब ब्रैकेट से ओपन होगा तो नेगेटिव का 2 अंदर वाली तमाम टर्म से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, नेगेटिव का 2/4, नेगेटिव का 2/7, नेगेटिव का 2 डिवाइडेड बाय 10, नेगेटिव का सारी वैल्यूज अब आगे आ जाएंगी, सही है ना भाई। इस तरीके से आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी जब 1/18 कॉमन ले लिया तो ये ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। प्लस का 1/7 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 13 प्लस का डॉट 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 डॉट। अब फाइनली हम इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी सीरीज को सॉल्व करने की, देखो अकल से सोचो कि आपके पास पहली सीरीज की फर्स्ट टर्म, पहली सीरीज की सेकंड टर्म ये बच रही होंगी, और सेकंड सीरीज की ये वाली टर्म भी हमारे पास बच जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव का 2/4, तो नेगेटिव का 2/4 ऑब्वियसली कहीं नहीं आ रहा, तो ये भी बच जाएगा। 1 भी किसी और सीरीज में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग के तीन टर्म, ये भी बच गया। 1/4 भी किसी और टर्म में नहीं आ रहा स्टार्टिंग में, भी बच गया। यहाँ से देखो ये 1/7 यहाँ पर आ रहा है, और थर्ड सीरीज भी 1/7 से स्टार्ट हो रही है, तो 1 यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे वो थर्ड सीरीज में भी आ रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट सीरीज के अंदर 1/7 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे वो भी थर्ड सीरीज में आ रहे होंगे। तो जब ये दोनों नंबर जब ऐड होंगे तो 1/7 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 2/7 बन जाएगा, और वो इस नेगेटिव का 2/7 कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से इसके अगला जो नंबर होगा 1/10 होगा फॉर एग्जाम्पल, तो 1/10 और 1/10 जब ऐड होंगे अगेन तो ये नेगेटिव का 2/10 कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरीके से अगला नंबर जो होगा 1/13 होगा, तो ये वाला 1/13 फर्स्ट सीरीज का और लास्ट सीरीज का जब वो ऐड होंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 2/13 बना हुआ होगा। तो इस तरीके से काम चलता जाएगा।
जाएगा। तो याद रखिएगा, पहली सीरीज की 2 टर्म्स और सेकंड सीरीज की फर्स्ट टर्म ये हमेशा बच जाएंगे आपके पास, हमेशा बचेंगे हमारे पास। तो देखो ये क्या बन गया, 1/18 का 1/18, अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस का 1/4 माइनस का 2/4। कैलकुलेटर में डाल के इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि भैया 1 प्लस का 1/4, 1 प्लस का 1/4, नेगेटिव का 2/4। सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है, 3/4 के बराबर। तो 1/18 को आपने क्या करवा देना है, 3/4 से मल्टीप्लाई। 1/18 को सिंपल हम 3/4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1/18 से। 3 6 18 होता है, 6 इंटू 4 क्या बन गया, 1/24 आ गया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का सम किसके बराबर आ जाएगा, 1/24 के बराबर। और इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। जल्दी से कोई रिवीजन करवा देता हूँ। देखो ये चारों क्वेश्चंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलियन डॉलर्स के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या काम करना है मेरा बेटा, सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको एक कंबाइंड सीरीज गिवन होगी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। आपने उसमें से इंडिविजुअल टर्म्स की इंडिविजुअल सीरीज को अलग करना है, इंडिविजुअल जनरल टर्म्स को फॉर्म करना है और इंडिविजुअल जनरल टर्म्स को कंबाइन करके कंबाइंड जनरल टर्म फॉर्म करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड यूज करना है, पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड्स के ऊपर अननोन्स को डिफाइन करके अननोन्स बनाने और सिंपल तरीके से फिर आपकी टर्म आपके पास सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगी आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। उसके बाद आपने सिंपल समीशन को अप्लाई करना है, समीशन को अप्लाई करने के बाद हमने सिंपल सीरीज को ओपन करना है। सीरीज को ओपन करने के बाद जो ये बाहर वाली कांस्टेंट वैल्यूज होंगी इनको कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद आपने करना ये है कि हमेशा जहन में रखिएगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बेशक आप इस पॉइंट के जहन में रखें कि फर्स्ट सीरीज की पहली 2 टर्म, सेकंड सीरीज की फर्स्ट टर्म हमेशा रिमेनिंग बचा करेंगी और बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। क्योंकि बाकी टर्म्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही हुआ करेंगी तो हमेशा वो कैंसिल आउट हो जाया करेंगी। सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी की बात। आप लोग कहते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म मैथ्स की किताब कोई मुश्किल है। अरे मुझे बताओ मेरा बेटा इसमें क्या मुश्किल आता है, इसमें क्या मुश्किल चीज है। देखो कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। तो भाई अगर आपका कोई दोस्त है जो कहता है कि किताब मुश्किल है, उसको मेरे चैनल का लिंक दो भाई, उसको बताओ कितनी इजी किताब है। और मैंने आप लोगों से एक बात और भी कही थी कि भाई देखो, आप लोगों ने अपने जो प्रीलियम्स हो रहे हैं आपके कॉलेजेस के अंदर, आपने वो सिंपल तरीके से मुझे व्हाट्सएप कर देने ताकि मैं उनके ऊपर सॉल्यूशंस अपलोड करूं, उनके एमसीक्यूज को सॉल्व करवाऊं। क्योंकि एमसीक्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं कि पेपर से 2 दिन पहले एमसीक्यूज की तैयारी करते हैं। वो इंतहाई नालायक, जाहिल और जंगली बच्चे होते हैं मेरे नजदीक। वो ट्यूशन वाली बाजी वाले बच्चे होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, पेपर से 2 दिन पहले तैयारी नहीं करनी एमसीक्यूज की मेरा बेटा। एमसीक्यूज अगर पेपर से 2 दिन पहले तैयारी करके जाओगे तो 4 5 6 एमसीक्यूज गलत कर दोगे। ऐसा नहीं करना। किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हो, कोशिश करो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। 10 ईयर्स के एमसीक्यूज याद कर लो, जो किताबें चेंज नहीं हुई हैं, और जो किताबें चेंज हुई हैं उनके पहले किताब पे करो। उनके जो कॉलेजेस के पेपर्स हैं उनके करो, प्रीलिम्स के करो, यूनिवर्सिटीज जो आपके कोचिंग के पेपर्स हैं उन सब पे करो। जितने कर सकते हो याद करो, क्योंकि अभी तो आपके पास मैथ्स की जैसे अगर पहले 2 साल हैं तो उसमें आपके पास भी 10 ईयर्स इतने नहीं होंगे। तो जितने आपको मिल रहे हैं उन सब की तैयारी करो। जो पेपर्स कॉलेजेस के हैं, कोचिंग के हैं, उनको डट के पीछो। मैं सारे इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। तो आपने उन कॉलेजेस के, कोचिंग के एमसीक्यूज की तैयारी लाजमी करनी है, सही है ना। किताब के पीछे वाले एमसीक्यू की तैयारी लाजमी करनी है, वो भी इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। कहने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी थी। देखो अगर पेपर में 100 नंबर चाहते हो तो प्रॉपर आपने तरीके से काम करना है। देखो मैं आपको तरीके से काम इसलिए करवाता हूँ, सिर्फ एक पेपर के ऊपर या एक बोर्ड के ऊपर घुसड़ मुचड़ नहीं कर देता, बल्कि आपको तरीके से लेके चल रहा होता हूँ कि आपको पता हो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या होंगी। आपने स्टेप वाइज सारा काम करना है अगर आप चाहते हो कि 100 नंबर आए। सेकंड नंबर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे, जो बात मैं हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूँ, आप लोगों से दोबारा कह देता हूँ कि भाई देखो आपने एक चीज इस पर बड़ा फोकस करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मैं हमेशा इस जुमले को कहता हूँ। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि यार आपने जो एक्सरसाइज आपको मैं कवर करवा रहा हूँ, कोशिश करें उसकी प्रैक्टिस विद इन 2 डेज में कर लें। कोशिश करें जो काम जो आपने कॉपी में लिखा है उसको एक दफा फेयर कॉपी में लाजमी उतारें। सैटरडे संडे वाले दिन बैठ के उस चैप्टर के ना जितनी एक्सरसाइज हो चुकी है उन सबको एक बार बैठ के रिवाइज करो। फिर उसी हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते के अंदर जितने चैप्टर्स हो चुके हैं कोशिश करें 2 से 3 दिन में उनको रिवाइज करें। महीने में एटलीस्ट आपने जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उनको एक दफा लाजमी रिवाइज किया करें। मैं अक्सर देखता हूँ बच्चे कॉन्सेप्ट लेने के बाद, बच्चे समझने के बाद फिर रिवाइज नहीं करते। देखो रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये सारा पढ़ना फजूल चला जाएगा आपका। अगर रिवाइज ही नहीं करोगे अपने टॉपिक को, जो टॉपिक पढ़ चुके हो, तो उसको पढ़ने का फायदा नहीं है कोई, वो भूल जाओगे भाई। तो कोशिश करो महीने के अंदर एक दफा लाजमी 2 दिन रखो, अपने जितने चैप्टर्स मैथ्स के हो चुके हैं सबको बैठ के रिवाइज करो। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जो एक्सरसाइज चल रही है उसको रिवाइज करो। और 2 हफ्तों में एक दिन ऐसा लाजमी रखो कि भाई जो चैप्टर पूरा चल रहा है उसमें जितनी एक्सरसाइज हो चुकी है उन सबको बैठ के रिवाइज करो। देखो अगर ये काम करोगे ना, इसी से फायदा होगा। जिन कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट होते हैं तो इसीलिए वो बच्चे जो टेस्टों में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर उनके पेपर्स में भी अच्छे नंबर आते हैं, उसके पीछे रीजन यही होती है कि उनका बार बार
रिवीजन हो रहा होता है। जो मंथली और आपके वीकली टेस्ट होते हैं किसी भी कोचिंग के अंदर, इसका फायदा यही होता है कि भाई आपकी रिवीजन बार बार हो रहा होता है। जब रिवीजन बार बार होगा तो जाहिर सी बात है वो चीज आपके जहन में याद रहेगी, और जब जहन में मौजूद रहेगी तो फिर आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। तो प्रैक्टिस मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यहीं पे इस क्लास को ऑफ करूंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।